चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, संविधान की विशेषताएं कर लिए थे, ठीक है ना। अब संविधान को उसके आगे देखेंगे। एक टॉपिक और बचा था पिछले वाले उसमें का, जिसका नाम था इमरजेंसी, ठीक है। तो पहले वो पढ़ा दूँ या इस सिलेबस को चालू करूँ? इमरजेंसी पढ़े थे सभी टेस्ट के लिए, पढ़े थे खुद से कि नहीं? पक्का? ठीक है। बट फिर भी चलो मैं बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ ताकि ये देख ले इमरजेंसी के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं। आपातकाल, ठीक है। आपातकाल, इसके बारे में थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग पार्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने एक एक करके, ठीक है। चलिए, तो आपातकाल हमारे पहले बात तो देखते हैं कि टोटल अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे तो आपातकाल कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है ना। आपातकाल को प्रावधान क्यों किया गया? किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? भाग कौन से भाग में है? पार्ट 18 भाग 18 पे दिया गया है आपातकाल, ठीक है। और आपातकाल से संबंधित 3 और 2 5 प्रमुख क्या हैं आपके, अगर देखेंगे तो आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स को ध्यान रखना जो आपातकाल से संबंधित होंगे। पहले तो कब कहेगा 352 352, ठीक है। और 352 से ही जुड़े हुए 2 आपातकाल के प्रावधान है, 358 और 359, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन इसको पूछा था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 356 और तीसरा आता है 360, क्लियर है। आपातकाल की व्यवस्था इसलिए की गई है संविधान में कि ऐसा कोई स्थिति बन जाए या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जो कि हम जो नॉर्मल कंडीशन से अलग है, तो उसको हैंडल करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है ना। अब अगर हम लोग इमरजेंसी की बात करते हैं तो 52, पहले इनका तो देखो कुछ बेसिक चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है, आप लोग पढ़ा भी होगा और मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। पहले तीनों के नाम को देखते हैं, ठीक है। तो तीनों का नाम क्या क्या है? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी नहीं, इसके 2-3 नाम और भी पहले समझते हैं। पहला तो नाम क्या है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और अच्छा, 356 से संबंधित एक आर्टिकल है 365, है ना, उसको भी ध्यान रखना होगा। चलिए, तो इसको तो पहले क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी को लगाने के जो ग्राउंड्स हैं, उसको लगाने का जो आधार है वो कितने हैं? टोटल अभी 3 आधार पे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे चौथे पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना, उसके लिए मना नहीं किया गया, बट 3 आधार फिक्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन कौन सा है आपका? पहला है युद्ध, वॉर, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, और तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। और पहले वहाँ पर क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 3 आधार दिए गए हैं, वॉर प्लस एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अगर इन दोनों आधार पे लगाया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? बाहिर आपातकाल। अगर इन दोनों आधार पे लगाया जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है ना। इन दोनों आधार पे लगता है तो उसको बोलते हैं बाहिर आपातकाल। और अगर तीसरे आधार पे सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, तो इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक आपातकाल, ठीक है। तो एक नाम इसका ये भी ध्यान रखेंगे, अगर इस पे लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक आपातकाल, और उस पे लगता है तो उसको बाहिर आपातकाल बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें, ये आर्म्ड रिबेलियन जो शब्द है, ठीक है ना, पहले इसमें ये शब्द नहीं था, पहले यहाँ पर क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो उसको बदल कर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किस अनुच्छेद, किस संशोधन से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, भारत में 3 बार क्या लगा है? आपातकाल लगा है। पहले उसको समझ लेते हैं, इन तीनों शब्दों से पहले उस चीज़ को समझते हैं। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है। पहला लगा है नेफा में चाइनीज ने आक्रमण किया। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, मतलब आज के देश समय का अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जब क्या किया? चाइना ने आक्रमण किया, चाइना ने इनकर्जन किया, तो नेफा के क्षेत्र में उस समय लगाया गया था पहली बार आपातकाल 1962 में, 1962 में। तो 1962 का जो आपातकाल लगा था वो किसके कारण लगा था? बाहिर आक्रमण के कारण, ये और पहले रीजन से हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बार लगाया गया 1971 में, जब क्या हुआ? पाकिस्तान ने वॉर किया, तो वो युद्ध के कारण लगाया गया था। कब? 1971 पे, जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, ठीक है। और थर्ड टाइम नेशनल इमरजेंसी तब लगाया गया जब इंदिरा गांधी का मन किया, ठीक है, 1975 में, क्लियर है। और उसको लगाया गया था किसके कारण? तीसरे कारण के, जो कारण क्या था? आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस।
और इसीलिए 40 सेकंड, ये तब के 1975 था, इसलिए जब बाद में क्या हुआ 1976 में अमेंडमेंट किया गया मोरारजी देसाई के अंतर्गत, तो उस वर्ड को ही हटा दिया गया वहाँ पर। जब यहाँ पर इमरजेंसी लगा था, देखो अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगा था तो उसमें पहला चीज़ क्या था, कारण क्या था लगाने का, रीज़न आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो इस शब्द को ही बदल दिया गया अगले अमेंडमेंट से, मतलब 44वें अमेंडमेंट से इसको बदलकर क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन। उसके बाद जब इसको लगाया गया था तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अपने कैबिनेट से बिना पूछे लगा दिया था, खुद बुलाया एक दिन, बोला कि इसको लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद क्या किया गया, 44 में ये बोला गया कि जो कैबिनेट है वो लिखित में देगी तभी इस आपातकाल को लगाया जाएगा। और याद रखना पूरे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट वर्ड सिर्फ एक जगह मेंशन है और वो कहाँ पर है, आर्टिकल 352 में ही है। इसको छोड़े कैबिनेट शब्द पूरे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि कैबिनेट की लिखित में अगर वो देगा, कैबिनेट गिव इन राइटिंग, ठीक है, तभी क्या होगा, आपातकाल लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। क्लियर है। तो पहले तो इसके बारे में जो 3 लगे हैं उसको थोड़ा सा समझ लिया है ना, ये क्लियर है, तीनों रीजन समझ आया। ओके, अब आते हैं यहाँ पर 356 और 365, इसको उल्टे ही कर लेना, 5 6 को 6 5 आपको याद रहेगा। 365 में ये बोला जाता है कि अगर राज्य की संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज इन द स्टेट इज फेल्ड, राज्य में कार्यरत संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाती हैं तो उस स्थिति में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसी को किस किस नाम से जानते हैं, पहले तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। इसके साथ साथ इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है ना, संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल। ये तो सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर भी चलो एक रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो 356 में जो आपातकाल लगता है वो 365 में दिए हुए उपबंधों के अनुसार लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हम लोग इमरजेंसी लगाएंगे वो 365 के अकॉर्डिंग लगेगा। और 365 में क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरीज, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्रों की विफलता हो जाती है तो इसे लगाया जाएगा। इसको ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है यहाँ, क्लियर सभी को, ओके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज के फेल होने पे ओके। तीसरा क्या है, 360, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वित्त आपातकाल। हाँ, ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये कई बार लगाया गया है, तो उसको आपको ध्यान नहीं रखना, बहुत बार लगाया गया है। पर सबसे अधिक किस राज्यों में लगा है उसकी एक सूची, जो आप लक्ष्मीकांत रखे ना, सभी के पास है, ऐसा कोई जिसका लक्ष्मीकांत नहीं है तो खरीद लो, वो इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, अभी नहीं, आपको पूरी जीवन काम आने वाली है, ठीक है। और नहीं खरीदोगे तो कहीं से भी आप उसका जो टेबल हैं, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, लक्ष्मीकांत किताब के ऊपर जितने भी टेबल बने हुए हैं उन टेबल से हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, हर साल, लिख लो इस चीज़ को। कभी कभी 10 क्वेश्चन के 10 आ जाएंगे। CGPSC का सिंपल सा आता है, देखो एग्जामिनर के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा पेपर सेट करने का, वो एक टेबल खोलेगा और टेबल से क्या करेगा, ऊपर नीचे करके उसको दे देगा, ठीक है। तो टेबल में उसमें जितने भी चीज़ दिया है उसके शुरू से लेकर आखिरी तक टेबल, अब या तो ले आना बुक, मैं मार्क करवा दूंगा टेबल यहीं पर क्लास में, उन सारे टेबल को एटलीस्ट एक बार देख के ज़रूर जाना। तो वहीं पर क्या करोगे, जहाँ पर आपातकाल चैप्टर है उसके पीछे एक टेबल होगा कि कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कितने बार आपका प्रेसिडेंट रूल लगा है, उसमें दिया होगा किस स्टेट में कब कब लगा है। तो मणिपुर और सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगा है, पंजाब में कि मणिपुर में, मणिपुर में, ठीक है। तो उसको आप लिस्ट को एक बार करना क्या है, टॉप के 4 को देख लेना है और हर टेबल को उस तरीके से करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं को कराऊंगा तो बहुत समय लगेगा, तो आप या तो बुक लेके आ जाना, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर टिक करा दूंगा। उस बुक के ऐसे बहुत सारे टेबल हैं जिसको डायरेक्टली पूछ रहा है। CGPSC की एकदम ये आदत है कि 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा वो क्या करता है, उसी टेबल से उठा लेता है, ठीक है। तो उसमें एक बार पूछा भी था कि सबसे अधिक बार कहाँ लगा है, उसमें नंबर दे दिया था, ठीक है ना। तो उस नंबर का आपको दिमाग नहीं लगाना है कि 9 किस में है, 10 किस में, 11 किस में, 12, वो आपको याद नहीं होगा। आप बस ये देखो कि कौन से राज्य में ज़्यादा लगा है, और जब फिगर आपके बगल में लिखा होगा तो आप करो ना मैच कि हाँ इसमें ज़्यादा, तो डेफिनेटली जो बड़ा फिगर है उसको जाएगा। आपको थोड़ी रट लेना है कि मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, ऐसे नहीं रटना है। आपको ये देखना है कि हाँ सबसे ज़्यादा मणिपुर में लगा, यूपी में लगा। अब एग्जाम में अगर 10 और 9 फिगर होगा तो डेफिनेटली वही होगा। तो अब फिगर को नहीं, आप उस स्टेट को याद करो, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। क्लियर हो रहा है, तो वैसा थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्लीज़ प्रेसिडेंट रूल का जो टेबल है लक्ष्मीकांत पे देख लेना, नहीं तो मैं क्लास के बाद आपको बुक से फोटो खींच के भेज दूंगा, एक बार लिख लेना यहीं पर, ठीक है ना। ये नहीं करोगे तो मैं ही फोटो खींच के भेज दूंगा बुक से, आप लोग लिख लेना। ओके, थर्ड आता है आपका
फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना, वित्त आपातकाल, ये भारत में आज तक नहीं लगाया गया है कभी भी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या है, क्यों लगाया जाता है? पढ़ तो लियो बोल रहे थे। वित्त इमरजेंसी का ग्राउंड क्या है? वेरी गुड, ठीक है ना। पहली बात तो क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, और दूसरा थ्रेट टू द क्रेडिट ऑफ इंडिया, मतलब लिखो उसको वित्त अस्थिरता, वित्त अस्थिरता एवं क्रेडिट को क्या बोलते हैं? साख, ठीक है ना, साख की कमी, साख क्रेडिट लोन, ठीक है ना, क्या साख की अनियमितता, ठीक है ना, वित्त अस्थिरता और साख की अनियमितता, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड क्रेडिट थ्रेट टू द नेशन, ठीक है। तो उस दो आधार पे लगाया जाता है, ठीक है। अब ये तीनों को लगाने की प्रक्रिया और तीनों से क्या परिवर्तन होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो लगाने की प्रक्रिया तो 356 और 360 की वो सामान्य है, एक जैसी ही है, 356 और 60 एक जैसे ही डील होते हैं, थोड़ा सा ये 352 क्या है, अलग है, ठीक है। तो लगाने की प्रक्रिया वो सारी चीज़ दोनों की लगभग सामान्य है। तो कैसे लगाया जाता है, कैसे उसको हटाया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। किया आप लोगों ने प्रक्रिया को, ठीक है, जल्दी आइए जी। तो पहली बात तो देखो, आपातकाल जो एक ऐसा प्रावधान है जो उससे क्या होता है कि जो भारत की जो क्या है संघीय व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप यहाँ कहाँ आ गए, उधर है आपकी क्लास, उधर, ठीक है। जो इंडिया का क्या है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक ही बार में क्या होता है, इमरजेंसी आने से ये यूनिटरी फीचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, वो संघ व्यवस्था में संघीय व्यवस्था कन्वर्ट हो जाता है। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी में होता है, मतलब अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में आ गया, किसके हाथ में आया, केंद्र के हाथ में आ गया, ठीक है। तो सेंटर ही यहाँ पर सब कुछ करेगा, मतलब जो भी चीज़ें होगी वो कहाँ पर हो रही होगी, संसद में हो रही होगी, पार्लियामेंट में हो रही होगी। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा पार्लियामेंट को देखते हैं ना, पार्लियामेंट, संसद। अब देखते हैं हमारा संसद जो है वो, उसके दो वो है ना, एक हो गया आपका लोकसभा और एक तरफ हो गया राज्यसभा। अब बिल कहीं भी आ सकता है, पहले ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसे देखते हैं, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा। अब इन दोनों के केस के साथ हम लोग देखते हैं पहले एक एक करके, नेशनल इमरजेंसी और उसके बाद देखेंगे स्टेट। पहले नेशनल को देख लेते हैं, फिर देखेंगे उसको बाद में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए पहली बात तो डिक्लेयर कौन करेगा, नेशनल इमरजेंसी के लिए वर्ड क्या है, उद्घोषणा। लगाया गया शब्द नहीं होता इस्तेमाल, इसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द उद्घोषणा, यानी कि प्रोक्लेम, इमरजेंसी इज प्रोक्लेम। ये एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रोक्लेम वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उद्घोषणा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा लिख देता, उसके लिए तो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट होता है। तो इसको भी ध्यान रखना कि यही वर्ड यूज करना है आपको, प्रोक्लेम। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, ठीक है ना, उसको होता है उद्घोषणा। तो उसकी उद्घोषणा करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। पहली बात तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति। पर वो खुद ही कर देता है क्या, नहीं। तो प्रेसिडेंट कब करता है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, जब उसको लिखित में भारत की जो कैबिनेट होगी, व्हेन कैबिनेट गिव इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जब कैबिनेट उसको लिखित में ये चीज़ देगी तब वो उसकी घोषणा करेगा, ठीक है। और कैबिनेट लिखित में देने के बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी पूर्ण होगी, ठीक है। तो ये बताओ पहले यहाँ पर चीज़ें पारित होगी, जो ये प्रोक्लेम करेंगे, ये जो उद्घोषणा करेंगे, पहले क्या उसको संसद से पारित किया जाएगा या पहले ही संविधान वो लग जाएगा, पहले ही लग जाता है, ठीक है ना। पारित बाद में होता है, जो ऑर्डर है पहले वो क्या होता है, लागू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जब उनको कैबिनेट लिखित में दे दे, कैबिनेट राइटिंग में, तो क्या होता है, कैबिनेट जब लिख कर देती है तो इसको लगा दिया जाता है। लगाने के बाद जो इनका प्रोक्लेमेशन होता है उसको फिर क्या करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, संसद में लेकर जाते हैं, क्लियर है। और संसद के अंदर लोकसभा को, यहाँ पर लोकसभा को मिल ली, उसको 1 महीने के अंतर्गत क्या करना होता है, उसको पारित करना होता है, ठीक है। तो पहली बात तो 1 महीने के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा, मतलब संसद को ही बोल सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर, मतलब दोनों को ही करना होता है एक्चुअल में, 1 मंथ के अंदर इसको भी और 1 मंथ के अंदर उसको भी। ऐसा नहीं कि 1 मंथ में ये करेगा फिर रुकेंगे फिर 1 मंथ में ये नहीं, 1 मंथ के अंदर दोनों ही हाउस से वो पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा उसे क्या कर दे, पारित कर दे, पास कर दे। क्लियर हो रहा है, इन दोनों ही उसको पास करने कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। पर अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि लोकसभा हमारी क्या होती है, विघटित हो सकती है, डिसोल्यूशन हो सकता है उसका तो विघटन होता है। तो अगर ये मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति ने क्या किया, इसको पारित किया और 1 महीना में उसको पारित करने के बाद लोकसभा ने पास नहीं किया और उसके पहले ही लोकसभा का विघटन हो गया,
तो उस स्थिति में क्या होगा, जब लोकसभा फिर से गठित होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो जब उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके कितने दिन के अंदर उसको फिर से उसको पारित करना होगा, 1 मंथ के अंदर। ठीक है, तो अगर लोकसभा इस टाइम में डिसॉल्व थी और डिसॉल्व के बाद अगर वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो 1 मंथ के अंदर उसको पास करना होगा। पर यहाँ पर एक कंडीशन है क्या, कि इस बीच के जो समय है उसमें राज्यसभा उसको पारित कर दे। इन द मीन टाइम राज्यसभा मस्ट पास दैट पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन ऑर्डर। क्लियर है, तो बीच में राज्यसभा उसको पास कर दे। ये तीनों कंडीशन समझ आया, एक बार रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से सुनेंगे, है ना। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट को उसको 1 मंथ के अंदर अप्रूवल देना पड़ता है, पारित करना तो उसको अप्रूवल देना पड़ता है। ठीक है, अगर उस 1 मंथ के अंदर उसको अप्रूव नहीं किया तो वो बिल वहाँ क्या होगा, इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको आगे लागू नहीं किया जाएगा। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं कि जो लोकसभा, अगर मान लो कि इसको यहाँ से पास कर दिया गया, बट उस टाइम पे लोकसभा क्या थी, डिसॉल्व थी, मतलब लोकसभा उस समय विकसित थी। तो जब लोकसभा पुनर्गठन होगी तो उस समय उसको पुनर्गठन के 1 महीने के अंतर्गत उसको क्या करना होगा, पास करना होगा। पर उस बीच के समय में राज्यसभा तो विघटन होती नहीं, तो राज्यसभा को उस बीच के समय में पास कर देना होगा। ठीक है, तभी जाकर ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो क्या होगी, प्रोक्लेम होगी। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे ये पास होता है। ठीक है, अच्छा, अब पास होने के बाद ये कितने दिन तक लागू रहेगा, ड्यूरेशन क्या होगा नेशनल इमरजेंसी का, ड्यूरेशन। ठीक है ना, समय कि कितने समय तक के लिए लागू होगा, ड्यूरेशन। ठीक है, इस पे कल क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, तो जो हमारा ये जो है पहले ऐसा नहीं था, बाद में इसमें कंडीशन लगाया गया। इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कंडीशन दिया जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, मतलब समय के साथ एक समय के बाद उसको बार बार क्या करना होगा, पास करना होगा, बार बार करना होगा, पीरियोडिक होना चाहिए। एक समय हुआ उसके बाद फिर से पास करो, उसके बाद फिर से पास करो। तो यहाँ पर एक कंडीशन डाली गई पीरियोडिसिटी की, किसके द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहले ऐसा नहीं था, 44वें से आया ये। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसमें पीरियोडिसिटी डाली गई। पीरियोडिसिटी मतलब जैसे अगर अभी पास कर दिया, ठीक है, तो 6 महीने के बाद उसको फिर से एक बार पारित करो, फिर 6 महीने का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर एक बार आपका क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल, सॉरी, आपका नेशनल इमरजेंसी पास होता है तो वो कितने महीने तक के लिए रहता है, मैक्सिमम कितने महीने तक के रहता है, 6 महीने के लिए रहता है। बट उसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है 6 महीने के अप्रूवल के साथ। लाइन समझ आया? once passed the national emergency remain in operation for the period of 6 months, remain in operation for the period, indefinite period, with the approval of parliament in every 6 months। ठीक है ना, तो कितने समय के लिए हो सकता है, इंडेफिनेट पीरियड के लिए हो सकता है। ठीक है ना, अनिश्चित काल तक के लिए हो सकता है, पर हर 6 महीने में क्या होगा, 6 मंथ में इसको अप्रूव कराना होगा। ज़्यादा गर्मी लग रहा है क्या? हाँ, सभी को ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है? उसको बंद करो, खिड़की को, इसको ऑन कर दो, ऑन करो। पर ये अभी होगा, टेस्ट के दिन तो ऐसे ही रहेगा, सबके लिए समान है, उस दिन को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी स्थिति बेहतर होगी अगले टेस्ट से, हमको खुद नहीं इतना एहसास था। ठीक है ना, अगले बार स्थिति बेहतर देंगे। पर ये सब नहीं ना कि गर्मी है ये, आपको करना पड़ेगा, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। कल तो मैं देख रहा था कई लोग, और कितने लोग डिस्कशन बैठे थे पूरा क्लास में से, कहाँ बैठा था, वहाँ बैठा था आप। तो डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बात बता दूँ। आप ये सोचोगे कि नहीं मैं क्लास में जो बता दिया उसी में से क्वेश्चन दूंगा, ऐसा नहीं होगा। पर जो क्लास में पढ़ा दिया उसी में से क्वेश्चन आएगा, हाँ ऐसा ही होगा। तो टेस्ट क्यों ले रहे हैं? ठीक है ना, 2-4 एक्स्ट्रा फैक्ट और चीज़ों को सिखाने के लिए। बट इस क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ एकदम देख लेना, 90% चीज़ें यहीं से दिखेंगी आपको। ठीक है, पर जो वेगनेस होती है, क्या होता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसको वहाँ पर कवर कर रहा हूँ टेस्ट के थ्रू। ठीक है, और फिर टेस्ट में एक मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल, कि हाँ हम इतना बनाएंगे, इतना नहीं बनाएंगे। तो सब चीज़ों को सीखना है ना, इसलिए उस टेस्ट को ऐसा बनाया गया। नहीं तो मुझे क्या, मैं ही बना देता हूँ 100 आसान प्रश्न, ले आना 200 में 200, सिंपल सी बात है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मिलाया लिए नंबर कितने लोग, कितने हैं जिनको 80 से ऊपर आ रहा है या 100 से ऊपर आ रहा है? 100 से ऊपर आया किसी का? किसी का भी नहीं आया? 80 के आसपास? हाँ ठीक है, वही है, कट ऑफ के भी एकदम आसपास हो। ठीक है ना, बाउंड्री लाइन से पास हो, बाउंड्री लाइन के इधर आना है।
ठीक है, और 80 आया मतलब 5 से 6 गलतियाँ होगा, एकदम सिली मिस्टेक, बारीक वाला गलती होगा तो वो सुधर जाएगा, तो पास हो जाओगे। उसी को समझना है मैंने, ठीक है। चलो खैर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये उसको पास करने की प्रक्रिया, और उधर से क्या होता है, उस ड्यूरेशन पे वो उसके लिए समय काल उतनी चाहिए होती है, ठीक है। अब इसको वापस, इसको हटाना, जो इमरजेंसी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो डिसअप्रूवल, ठीक है ना, तो इसको कब, इसको हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसको हटाने का तरीका क्या है, तो एक तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसको खुद हटा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। कौन है, फ़ोन पे होगा उसके पास, पूछना। ये ले कर देना, पता तो है इसका, वो है ना, इसका ये, बाकी पिन तो पता ही है, ठीक है, सब पता है उसको, अपने मत कर लेना, ठीक है उसको सब पता है। चलो खैर, तो इसको डिसअप्रूव कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक करके समझते हैं। पहला तो चीज़ क्या है कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो क्या कर सकता है, खुद ही उसको हटा सकता है। एक अगले क्या करके, एक बार फिर से प्रोक्लेमेशन ऑर्डर लाकर उसको हटा सकता है। क्लियर हो रहा है। दूसरा होता है कि इसको हटाता कौन है, अच्छा यहाँ पर जो उसको पैसेज करते हैं वो तो आपको पता है नहीं, यहाँ पर जो दोनों को पारित करना होता है वो किससे करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से। किससे करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत नहीं, क्या हो सकता है आपका, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है ना। पर जब डिसअप्रूवल करते हैं, जब उसको हटाया जाता है, तो एक तो राष्ट्रपति खुद हटा सकते हैं, दूसरा हटाया जाता है किससे, वहां पर भी इसको क्या करा जाएगा, लोकसभा को ही केवल यहां पर क्या करना है, तो बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, कि लोकसभा के समान या बोल सकते हैं साधारण बहुमत से ही इसको पास करके खत्म किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान रखना, जब पास करना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जब इसको हटाना है तो केवल लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब इसका कुछ बेसिक चीज़ें पूछता हूँ, क्या नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत के ही एरिया में लगाया जाता है या किसी विशेष एरिया में भी लगाया जा सकता है, दोनों में हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, किसी भी एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है या तो पूरे संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लाया गया था, किस अमेंडमेंट से आया, 42, 42 से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ 44 से आएगा, ठीक है, याद रखना, सब चीज़ 44 से आएगा। इमरजेंसी में जितना भी समस्या है सबको सुधारा गया कहाँ से, 44 से, ठीक है। तो इमरजेंसी केवल एक पार्ट पे लग सकता है इंडिया के, या इंडिया के सभी पार्ट पे लगाया जा सकता है, ये एक प्रोविजन है। उसके बाद जब नेशनल इमरजेंसी आता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव, इफेक्ट या इम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट पहले देखते हैं एक एक करके क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं आम नागरिकों पे क्या होता है, ऑन द पीपल, ठीक है ना। तो लोगों पे क्या होता है, उनके मौलिक अधिकारों पे क्या होता है देखते हैं। तो पीपल को क्या मिल रखा है, फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकारों में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और इसके लिए वो दो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 358 और 359, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी होता है तो फंडामेंटल राइट के ऊपर दो तरीके से प्रभाव, एक्चुअल में 3 तरह का प्रभाव पड़ता है, उसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला प्रभाव क्या होता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के समय में भी क्या नहीं किए जाते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी नहीं हटाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रहते ही हैं, नॉट सस्पेंडेड, इन्हें नहीं हटाया जाता, ये मतलब कभी भी नहीं हटते, ठीक है। 2021 उस समय भी नहीं हटते। इसके बाद आते हैं 19 को क्या बोलते हैं, आर्टिकल 19 का दूसरा नाम पता है क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार बोलते हैं इसको, डेमोक्रेटिक राइट, ठीक है। सारे फंडामेंटल राइट में से आर्टिकल 19 का एक और नाम क्या है, डेमोक्रेटिक राइट, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक राइट है अंडर आर्टिकल 19, इसको हटाया जाता है, पर इसको किससे हटाते हैं, ये अपने आप हटता है या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटता है। पहली बात तो ये स्वतः हट जाता है, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 358 अनुच्छेद आर्टिकल 358 के अंतर्गत इट सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली,
ये खुद से ही हट जाता है आर्टिकल 358 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है किसका, आर्टिकल 19 का, ठीक है। और जो बचे हुए फंडामेंटल राइट है, रिमेनिंग FR, बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो आर्टिकल 359 के अंतर्गत ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट में ये 3 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ही क्या होता है, इमरजेंसी खत्म होता है, वापस 20-21 को तो कुछ होना ही नहीं है, 19 क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, और बचा हुआ वो भी तुरंत हो जाता है रिस्टोर, कि उसको प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से वापस पुनः स्थापित करते हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होता है इसका, और उसको उससे किया जाता है, पर सबके सब एक साथ वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। जब क्या होता है, इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेटेड, देन ऑल द फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सभी के सब क्या होते हैं, स्वतः वापस लागू कर दिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, किसको दिक्कत जा रहा था भाई उसमें, ट्राइब्स में लैंग्वेज का, लैंग्वेज किसी को डाउट वो जा रहा है क्या, हिंदी इंग्लिश? हाँ, तो कोई प्री की क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, पहले दिन से हम लोगों ने बताया, हम एकदम इस चीज़ के लिए क्लियर रहते हैं। प्री की क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं ये वाली, और हम लोग का जो लॉन्ग टर्म बैच है फिर उसमें इंग्लिश मतलब इंग्लिश, उसमें हिंदी मीडियम आता भी नहीं, और हिंदी की बिल्कुल डिफरेंट क्लास होती है, उसमें हिंदी मीडियम बैठता है, ठीक है ना। प्री की क्लासेस में दोनों होते हैं, क्या दिक्कत जा रहा है उसमें? कौन सा नोट्स दिए हैं? नोट्स तो किसी को कहीं नहीं दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की है और हिंदी में ही आती है, उसको गवर्नमेंट इंग्लिश में नहीं देती है, हम लोग कहाँ से देंगे उसको? बस देखना है, सर तो बताते चल रहे हैं ना किसको क्या बोलते हैं, तो उसको वहीं से वो करो ना कि किसको क्या बोलते हैं। प्री की क्लासेस वैसे ही होती हैं, ठीक है ना, वो भी ये वाली शॉर्ट वाली। आप शॉर्ट टर्म में थे ना, लॉन्ग टर्म में होते तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो वो पहले से डिफाइन किया हुआ है ना, ये तो बता के दिया गया था, ठीक है। मैं भी इधर पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी वाले भी बैठे हैं, पर मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ उसको जितना हो पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इतने कम ड्यूरेशन में दोनों चीज़ को यहाँ पर लिख पाना, हिंदी इंग्लिश, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो जहाँ पर डाउट आएगा आप आके मेरे से बात कर लेना, क्लियर है। क्लासेस पूरा करो, जहाँ पर जो डाउट आएगा वो आके मेरे से बात करना, ठीक है। ओके, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ क्या है यहाँ पर, 2021, 19 और इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये सभी के सब क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ही रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इन कंडीशंस को ध्यान रखना अपने दिमाग में। ओके, अब वापस आते हैं इसमें एक बार फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत क्या होता है, पहली बात तो ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है ना, साधारण बहुमत से ही हो जाएगा सब कुछ, क्लियर है। अच्छा, इसको पास करने के लिए कितना महीना चाहिए होता है, कितने मिनट का टाइम मिलता है, 2 मंथ का मिलता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, 2 मंथ, ठीक है ना। जब एक बार उसको प्रोक्लेम किया जाता है तो उसको दोनों हाउस को कम से कम 2 महीने के अंतर्गत क्या करना होता है, पास कर देना होता है, क्लियर है। बट अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, लोकसभा उस समय विघटित हो गई हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसको उसे अप्रूव करना होता है कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। तो ये जो कंडीशन अलग से है, डिसॉल्व के बाद का 1 मंथ, ठीक है, ये यहाँ पर सेम होगा, क्लियर है। इसको बना लो, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। रिवीजन इतना शॉर्ट करना है, उठा के बुक का पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, समझा रहा है। यही तो है, बस 3 कंडीशन को तो ध्यान रखना है। इसमें पहले क्या था कि दोनों को पास करना होता है 1 मंथ के अंदर, यहाँ पर भी क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे तो दोनों को मिलकर 2 महीने में पास करना होता है। यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर लोकसभा यहाँ पर विघटित हो गई हो तो राज्यसभा को तो पास करनी होता है उस बीच में, पर लोकसभा जब पुनर्गठित होती है, वापस उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो वो 1 मंथ के अंदर उसको अप्रूव करती है, ठीक है। इस केस में भी क्या करती है, 1 महीने के अंदर ही अप्रूव करती है, क्लियर हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसमें ड्यूरेशन पे, समय पे, प्रेसिडेंट रूल। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है सेम किसके लिए अप्लाई होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सेम अप्लाई होता है, ठीक है ना। वित्त आपातकाल भी ऐसा ही चलेगा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, लिख रहे हो, हाँ लिखते चलो, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मेरे को ये बताइए पहली बात कि जो
ये है आपका प्रेसिडेंट रूल है, वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए लग सकता है? 3 इयर्स के लिए लग सकता है ना। तो पहली बात तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा? मैक्सिमम 3 साल के लिए सकता है, ठीक है। अब उस 3 साल में भी उसको भी क्या करना पड़ता है? 6 महीने में अप्रूवल कराना पड़ता है। तो इसको भी क्या होता है? इसमें भी पीरियोडिसिटी है, हर 6 महीने में इसको भी क्या करना पड़ता है? रीअप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। हर 6 महीने में इसको वापस अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा, पर ये अप्रूवल 1 साल से ज़्यादा उसी स्थिति में होगी। 3 साल तक क्या लगाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी। बट 1 साल, जैसे कि सपोज करो पहला वाला हुआ 6 मंथ के अप्रूव किया और 6 महीने के लिए बढ़ा लिया, पर अगर 1 साल से अधिक, 1 साल से अगर पीरियड एक्सटेंड हो रहा है तो वो तभी एक्सटेंड होगा जब 2 स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं कि हर बार हो जाएगा। अगर 2 कंडीशन ऐसा होगा तभी 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो 2 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि जिस राज्य में ये प्रेसिडेंट रूल लगा है वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी या है उस समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्या है कि इन द स्टेट वेयर दिस इमरजेंसी इज, तो बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव्ड, ठीक है ना। या जहाँ पर भी क्या हो रहा है वहाँ पर लगा हुआ है, इन द स्टेट वेयर दिस इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल इज इन अप्रूवल, वहाँ पर क्या होगा? इफ़ देयर इज़ एन नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेटिंग, अगर वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल पहले से लगा हुआ है तब तो क्या होगा? वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? दूसरा कंडीशन, अगर इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग, अगर इलेक्शन कमीशन ये बोले कि उस स्टेट में ऐसा कंडीशन नहीं बन पाया है कि वहाँ पर हम क्या करा सकें? इलेक्शन करा पाएँ और वापस इस स्टेट की जो मशीनरीज है उसको रीस्टोर कर पाएँ, ठीक है ना। तो निर्वाचन आयोग क्या बोल रहा है कि द इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देयर इज़ नॉट अ कंडीशन, अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना है जिसमें हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर इलेक्शन फिर से करा सकें, वी कैन मेक द इलेक्शन अगेन, ठीक है। समझ आ रहा है? किसमें? फर्स्ट में ये है कि सपोज करो प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है। अब इसी बीच उसी स्टेट में, उसी जगह पे जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, किसी राज्य में लगता है, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो उसी स्टेट में क्या हो रहा है? नेशनल इमरजेंसी भी लग गया है या लगा हुआ है पहले से, तो उस केस में वहाँ पर अप्रूवल लिया जा सकता है कि अभी हम प्रेसिडेंट रूल को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? पर अगर वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा है तब तो एक कंडीशन खत्म। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये बोले कि भाई यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हम अभी नहीं करा सकते, वी आर नॉट एबल टू मेक द होल्ड द इलेक्शन हियर, सो इन दैट केस हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू करें। क्लियर है? सभी को लिख लो, इसको अपने शब्दों में लिखो, छोड़ना नहीं है। राइट इन योर ओन सेंटेंस, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो, ठीक है। तो पहले तो इसको याद रखो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स, पीरियोडिसिटी कितनी है? 6 मंथ की है, ठीक है ना। 1 साल के बाद क्या करना होता है? तभी एक्सटेंड होगा, तो एक्सटेंशन आफ्टर 1 ईयर 2 कंडीशन, ऐसे लिख दो। अब एक्सटेंशन आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है इसके, ठीक है। उसका कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे क्या? इफ़ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अगर राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ पर लगा हुआ है, लिखो जल्दी आप लोग। इफ़ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन दैट स्टेट, और सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा हूँ मैं कि इफ़ इलेक्शन कमीशन गिव इन राइटिंग दैट इलेक्शन कैन नॉट बी होल्ड इन दैट स्टेट, अगर इसको निर्वाचन आयोग लिख कर दे कि वहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते? चुनाव नहीं करा सकते और वापस वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज काम नहीं कर रही। क्लियर है? अच्छा, अच्छा, इसमें गवर्नर का क्या रोल होता है प्रेसिडेंट रूल में? स्टेट मशीनरीज फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, इसके लिए गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं इसके रिगार्डिंग, और वो बोलते हैं कि यहाँ पर वो कंडीशन अराइज हो गया। तो 365 के अंदर जो है, ये 365 जो लिखा था मैंने, इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज जो फेल हुई है, ये प्रेसिडेंट को बताता कौन है? गवर्नर की ड्यूटी होती है राज्य के कि वो जाके प्रेसिडेंट को ये चीज़ को बताए। क्लियर हो रहा है? ओके, तीनों चीज़ समझ आया? कोई डाउट? इसको मैं फास्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि आप बोल रहे पढ़ चुके हैं ना उसको टेस्ट के लिए, इससे उसको थोड़ा सा फास्ट लेके जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? और इसी तरीके से क्या लगता है आपका? थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। हो जाएगा पक्का इमरजेंसी सभी से, ठीक है। और आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक खरीदो, दोनों है आप लोग के पास, हाँ उसको खरीदो, ठीक है ना, और उसको पढ़ना चालू करो। ऐसे एग्जाम थोड़ी निकलेगा, किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी ना थोड़ी बहुत। ओके, चलो
तो ये तो हो गया आपका इमरजेंसी, ठीक है। अब इमरजेंसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है। ये टॉपिक एक बच गया था इमरजेंसी, बाकी सारे टॉपिक हो गए थे, है ना, बाकी सारे टॉपिक करा दिया था ना। ओके चलो अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग देख लिए कि कितने टोटल कितने पार्ट हैं। टोटल 22 पार्ट हैं। अनुसूची से फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, वापस भी सिंपल नहीं पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। वहाँ पर भी वो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा से हो जाएगा, दोनों में ही लगेगा। अच्छा वो नहीं बताया था क्या कंडीशन, हाँ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, दोनों में सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा का, बस तीनों के केस में सेम है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है, कर लिए थे उसको, क्यों कि नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है, कर लिए थे ना, ठीक है। तो आपने इमरजेंसी पढ़ लिया है, ठीक है, उसको बोला था ना थोड़ा सा कर लेना। चलो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नहीं किया तो बता देना, पक्का कियो कर लियो ना, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से, ठीक है। तो अब हमारा बुक बन के तैयार है, उसका सारे के सारे फीचर्स क्लियर हैं कि क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, कैसी विशेषताएं थी। अब ये सभी विशेषताओं को लेते हुए हम लोग चलते हैं संविधान के अंदर पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान को जैसे ओपन करते हैं तो क्या आता है, उसकी प्रस्तावना आती है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना के साथ साथ देखो तो आपका सबसे पहले तो आएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी उसको रोक देते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंट, उसके बाद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के बाद क्या आता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट के बाद एक तीसरा चीज आता है, इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल डीपीएसपी, और डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक कंपैरिजन करा रहा हूँ, पहले उसको समझ लो, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 टॉपिक पढ़ना है हमको, तो ये इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, और फिर इसी बीच के बाद में पढ़ाऊंगा आपको स्टेट कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले एक कंपैरिजन टेबल कराता हूँ, फिर चलेंगे पार्ट 1 पे, क्लियर है। तो पहले हम लोग एक कंपैरिजन टेबल बनाएंगे, आप लोग सभी इसको अच्छे से याद रखना, जो टेबल बनवा रहा हूँ ये टेबल आपको एग्जाम में बहुत कम आएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग लिखेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद लिखेंगे डीपीएसपी, उसके बाद लिखो फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ लिखो संख्या, सीरियल नंबर, ठीक है। चल हो गया। तो अब इसका किस किस आधार पे हम लोग देखेंगे, या आधार लिख लो यहाँ पर, सीरियल नंबर से अच्छा है आधार लिख लो, ठीक ना। फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर है, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है, शुरुआत में प्रीफेस की तरह है, तो वो तो बुक के शुरुआत में ही चैप्टर्स वगैरह में भी नहीं आता, शेड्यूल में भी नहीं आता। ये क्या है, केवल एक प्रस्तावना है। किताब खोलते तो किताब के सामने लिखा था किताब में क्या पढ़ना है, किताब क्यों बनाई गई है, प्रीफेस होता है ना हर बुक का एक सामने, तो उस प्रीफेस में क्या होता है कि बुक एक्चुअल में है क्या, तो वही बताता है क्या प्रियम्बल। तो प्रियम्बल उसको अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक प्रीफेस है, ठीक है ना, प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। और प्रियम्बल को हम लोग देखेंगे तो क्या बोलते हैं, संविधान का दर्शन भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान का दर्शन बोला जाता है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन कहा जाता है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो प्रीफेस बोलते हैं, दूसरा फिलॉसफी बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली किसी चैप्टर के अंदर नहीं है या कहीं से शेड्यूल के अंदर नहीं है, ये बुक की शुरुआत है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करें, अच्छा एक और चीज़ भी देख लेते हैं ना, इसका ओरिजिन भी यहीं पर देख लेते हैं, ओरिजिन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको बताया था मैंने, प्रियम्बल क्या है, उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही क्या है, एक न्यू फॉर्म है, बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, पढ़े थे ना, और उस वही आगे चलकर क्या बन गया था, प्रियम्बल बनाया, ठीक है। तो इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ
यह आपके उद्देशिका का ही क्या है, एक बदला हुआ स्वरूप है। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसी का क्या है, एक बदला हुआ रूप है। समझ आया, क्लियर है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट पे। ठीक है, फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं हमारा, पहली बात तो अगर देखेंगे तो मौलिक अधिकार, ये कहाँ पर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मौलिक अधिकार दो चीज़ों को श्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए दो चीज़ों को पूर्ण करता है। पहला एक करता है हमारे पॉलिटिकल राइट्स को पूरा, और दूसरा सोशल राइट को। ठीक है ना, तो इट प्रोवाइड फॉर द पॉलिटिकल, बोल सकते हैं पॉलिटिकल एंड द सोशल राइट्स। ठीक है ना, ये क्या करता है, पॉलिटिकल और सोशल राइट को इंश्योर करता है, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों को पूर्ण करता है। ठीक है ना, या बोल सकते हैं कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है ना, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है ना, तो इट इंश्योर्स द पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी, राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया है, इसको लिया गया अमेरिका से। तो इसके ओरिजिन कहाँ पर है, अमेरिका, और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ राइट। ठीक है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो किसकी तरह दिखता है, बिल ऑफ राइट्स की तरह, अधिकार की जो सूची है अमेरिकाई कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जैसा दिखता है। तो इट रिजेंबल किसकी तरह दिखता है, बिल ऑफ राइट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स की तरह दिखता है। क्लियर है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ पर मेंशन किया गया है, पार्ट 4 पे, पार्ट 4 पे। क्लियर है, डीपीएसपी हमें क्या देखता है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करता है। ये तो सामाजिक और राजनीतिक, और ये क्या करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, आर्थिक लोकतंत्र। समझ आ रहा है, क्लियर है। डीपीएसपी को हमने लिया कहाँ से है, आयरलैंड से लिया। पहले देखो यहाँ पर दो चीज़ को समझने लायक है, टेकन फ्रॉम आयरलैंड, हमने लिया कहाँ से है, आयरलैंड से, जो सभी ने पढ़ा है, आयरिश से। बट ये किसकी तरह लिखता है, इट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत गवर्नर को क्या दिया जाता था, एक सूची बनाकर देते थे उद्देशिका, ऐसा ना कि उसकी तरह वो क्या करेगा, काम करेगा। तो इट रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत दिए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये उसकी तरह है। ठीक है, उसमें गवर्नर को ये दे देते थे उन लोग कि ये काम आप करना अगर बनेगा तो सेम हमारे पास यहाँ पर भी क्या किया गया है, राज्यों को ये दे दिया गया कि बने तो ये काम को कर लेना। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को, ओके। तो उसके बाद आते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे कहाँ पर है, पार्ट 4 पे। ठीक है ना, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी क्या करता है, हाँ मोरल ऑब्लिगेशन, ये लोगों पे नैतिकता जो क्या है, संविधान के प्रति जन की नैतिकता है उसको बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, तो इट प्रोवाइड फॉर द मोरल ऑब्लिगेशन टू द सिटीजन। ठीक है ना, तो ये क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन टू सिटीजन, जन में नैतिकता को प्रस्तुत करने के लिए क्या है, कार्य करता है, मोरल ऑब्लिगेशन करता है। क्लियर हो रहा है, वन थिंग। अब देखते हैं इसको लिया कहाँ से गया है, कहाँ से लिया गया है, हाँ रूस से, किसने बताया, हाँ यूएसएसआर से लिया गया है। क्या लिखा है लक्ष्मीकांत में, लिखा है, कहाँ पढ़े हो, रूस से लिया गया, कहाँ पढ़े हो, किससे लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है, कहाँ लिखा है, लिखा है लक्ष्मीकांत में, टेकन फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया है।
पर ये रशिया में भी ऐसी तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके जैसा लगता है, ठीक है ना। तो यूएसएसआर में भी इसी तरीके के प्रोविजन उसके जैसा लगता है, बट इसको डायरेक्टली लिया किससे गया है? स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे। क्लियर हो रहा है? तो इट इज टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। और ये किसकी तरह है? रशिया, बोल सकते हैं यूएसएसआर में भी इस तरह के ड्यूटी दी गई है, उसी के जैसा है। क्लियर है? समझ आ रहा है? क्लियर है? यूएसएसआर में भी ऐसी ही ड्यूटीज हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा जानना है कि चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो संविधान में इनकी क्या स्थिति है और क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब इसका देखते हैं इनमें कब कब संशोधन हुआ, अमेंडमेंट। क्लियर है? तो हमारा प्रियम्बल जो है वो केवल एक ही बार अमेंड हुआ है। कब हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन से, उसी से हुआ था। तो ठीक है ना। तो इसका केवल ओनली वन एक ही बार हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और यहाँ पर इसमें 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। इनको ध्यान रखना है। सोशलिस्ट वर्ड हम लोगों ने लिया था रशिया से, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड फ्रांस से लिया था ना। सेक्युलर और इंटीग्रिटी, बंधुत्व की भी आइडिया वहीं से ली गई थी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। खैर उतना वो नहीं पूछेगा, आपको उससे याद रखना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो ये 3 वर्ड को जोड़ा गया कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 के साथ। समझ आ रहा है? फंडामेंटल राइट जो हैं उनको कई बार अमेंड किया गया है, मैनी टाइम्स, ठीक है ना। तो उसको बहुत बार किया गया है, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कई बार, मैनी टाइम्स। बट एक स्पेशल अमेंडमेंट है इसमें, एक स्पेशल, बहुत विशेष है, ठीक है ना। तो कई बार हुआ है, तो कई बार हुआ उसको तो पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसे 86 से हुआ, बहुत बार हुआ। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है कि ओरिजिनली जब संविधान बना था तब हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट की सूची होती थी, पर आज वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो वही स्पेशल अमेंडमेंट है जिससे उसको हटाया गया, ठीक है। तो ओरिजिनली अगर देखेंगे, ओरिजिनली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। बट अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, 6 फंडामेंटल राइट। अच्छा, तो 7 से 6 करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। और यहाँ पर किस चीज़ को अमेंड किया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करके आर्टिकल 300A पे ले जाकर उसको क्या बनाया गया? लीगल राइट बनाया गया। वो लिख लो उस चीज़ को वहीं पर। बाय दिस अमेंडमेंट द 7th फंडामेंटल राइट, इस संशोधन से सातवां मौलिक अधिकार, द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को संशोधित कर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी इज एडेड टू द आर्टिकल 300A एंड इट इज असाइन्ड द स्टेटस ऑफ लीगल राइट। क्लियर है? हाँ, तो ये इसका एक विशेष संशोधन है। बाकी तो और कई बार हुए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ, बहुत बार हुए, लेकिन वो सबसे विशेष है। क्लियर है? बाकी उसके अंदर जब जब हुआ है वो तो पढ़ते जाएंगे, अंदर देखते जाएंगे, तो बहुत बार हुआ। इसको तो एक ही बार किया गया। DPSP, ठीक है ना, तो DPSP में अमेंड कब हुआ? बहुत बार हुआ यहाँ भी, ठीक है ना। तो मैनी टाइम्स, पर कोई ऐसा विशेष नहीं है, तो इसको भी हम लोग मैनी टाइम्स लिख सकते हैं, कई बार हुआ। और उसको पढ़ेंगे एक एक करके जब पढ़ रहे होंगे तो, कि कौन कौन सा इसमें विशेष अमेंडमेंट हुआ और कब कब हुआ, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी भी केवल एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या हुआ है? अमेंडेड ओनली वंस, केवल एक बार। क्लियर हुआ है? और केवल एक बार कब हुआ? 86वें संविधान संशोधन से, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना।
86 से हुआ और यहाँ पर 11वां क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। पहले 10 थे तो इसमें से क्या हुआ 86 से 11th फंडामेंटल ड्यूटी इज एडेड, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। क्लियर है? ये टेबल पूरी जान होगी आपके समझ की, टेंशन मत लो, है ना। इसका वो पूरा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये सभी के सभी अमेंड हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो सबके सब अमेंड हुए हैं। क्लियर हो रहा है? ये भी अमेंड हुआ है, वो भी हुआ है, सब हुए हैं। पर याद रखना फंडामेंटल ड्यूटी और प्रियम्बल जो है वो केवल एक बार हुए हैं, बाकी वो दोनों कई बार अमेंड हुए हैं। क्लियर है? ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, आप लोग उसी में कंटिन्यू करना। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल डीपीएसपी और ड्यूटी। ठीक है? अच्छा, अब इनके बारे में एक और चीज़ देखते हैं। ठीक है? एक वर्ड होता है कि क्या इस चीज़ों को अगर हमको नहीं दिया जाए, फंडामेंटल ड्यूटी हम नहीं माने, या हमारे पास जो डीपीएसपी में लिखा है कि वो राज्य हमको नहीं दे, ठीक है, तो क्या हम इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? ठीक है? इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है और किसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकते? ठीक है ना? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? उसके लिए वर्ड क्या है कोर्ट में लेकर जाना? जस्टिसिएबल बोलते हैं उसको। ठीक है ना? कि क्या वो क्या है, वाद्य योग है या नहीं है। ठीक है ना? तो इनको देखते हैं, इसमें से कौन सा जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जस्टिसिएबल मतलब इनमें से कौन से वाद्य योग्य हैं। ठीक है? तो याद रखना, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये भी ऐसे कट कर लो, बस खत्म। सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही ले जा सकते हैं, डीपीएसपी के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं सकते। ठीक है? बट यहां पर एक चीज याद रखना, नोट करके, कि कोर्ट अपने जजमेंट में देते समय प्रियम्बल में लिखे शब्दों का या उसके बोल सकते हो जो भी वर्ड्स प्रियम्बल में लिखे हैं, ठीक है ना, उन सब का जो मीनिंग होगा और उसका जो सबसे क्या होगा, वृहद मीनिंग होगा, सबसे लार्ज उसका डेफिनेशन होगा, उसके थ्रू अपने जजमेंट में उसके अनुसार जजमेंट दे सकता है। जैसे कि मान लो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कोई केस हुआ, ठीक है, अब वो धर्मनिरपेक्षता को समझाते हैं, बोलेगा कि प्रियम्बल हमारा जो है वो धर्मनिरपेक्षता को इस रूप में रखने का प्रयास कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू एस्टैब्लिश द सेक्युलरिज्म इन दिस पर्टिकुलर मैनर, तो उस मैनर के कारण हम ये जजमेंट देते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट भले कि एक प्रियम्बल में अगर आपका कुछ नहीं मिला तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, बट कोर्ट प्रियम्बल में लिखी हुई बातों को अपने जजमेंट में यूज़ कर सकता है। ठीक है ना? तो याद रखेंगे, लिख लो उस चीज़ को। कोर्ट कैन यूज़, पहले इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखा रहा, कोर्ट कैन यूज़ द प्रियम्बल इन इट्स जजमेंट, इन इट्स जजमेंट। ठीक है, लिख सकते हैं, न्यायालय अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रस्तावना के मूल्यों की मदद ले सकता है। कैन यूज़ द प्रियम्बल इन इट्स जजमेंट। ठीक है ना? तो वो बता सकता है कि नहीं देखो यहाँ ये लिखा है इसलिए ऐसा होगा। ठीक है ना? तो वो ये कर सकता है, बट ये डायरेक्टली अगर देखेंगे तो, ठीक है, अगर डायरेक्टली देखेंगे तो ये क्या नहीं है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। ये जस्टिसिएबल है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उसको वापस रिस्टोर करके देगा। ठीक है? इसलिए ये नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट, ही बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ डीपीएसपी। ठीक है ना? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायालय करता है, और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट करता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट विशेष रूप से? क्योंकि उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। पढ़ाऊंगा अब जुरिस्डिक्शन क्या होता है, मतलब सीधा वहीं जा सकते हो आप। ठीक है? तो यहाँ पर सीधा एक शब्द क्या बोल सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करता है, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? क्योंकि इसकी रक्षा करता है तो इसलिए न्यायालय को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकारों का रक्षक बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट स्पेशली कॉल्ड इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, इसलिए बोला जाता है। लिख लो वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल, इवन कोर्ट को ही बोला जाता है पूरा। तो अमेंडमेंट क्लियर हुआ, कहाँ पर इनका पोजीशन क्लियर हुआ, इसमें से कौन सा जस्टिसिएबल है कौन सा जस्टिसिएबल नहीं है, ये भी क्लियर हुआ है ना? क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या बताने के लिए।
नहीं मेरे को नहीं लगता उसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, इतने अभी पहले इतने को समझो इतना। हाँ बोलो। फंडामेंटल ड्यूटीज में जैसे फर्स्ट नेशनल एंथम और फ्लैग कोड, हाँ वो अगर दोनों में मतलब कि अगर आप नेशनल एंथम तो आपको पीटा जाएगा ना उसमें, उसको बचाएगा कौन? जस्टिसेबल मतलब आप उसके अधिकार, आप बोल रहे हो कि मैंने झंडा फहराया फिर भी मेरे को जेल लगे, ये बोलने जाओगे? जाओगे क्या बोलने के लिए? नहीं जाओगे ना, तो उसके लिए शब्द ही नहीं हो सकता। आप गलत तरीके में क्या सोच रहे हो? मैं समझ गया था आपकी क्या डाउट है। आप उल्टा ही सोच रहे हो, वैसा वो चीज़ होगा ही नहीं कभी जीवन में, आपकी सोच ही गलत जा रही है वहाँ पर, वही हो रहा था ना, वैसा चीज़ होगा ही नहीं, इसीलिए तुम चले गए थे वहाँ पर कि मैं ही पुलिंग किया हूँ, ठीक है। समझे? ये इसीलिए तुम्हारे से गलती होती है, ऐसा नहीं सोचना। उस दिशा में सोचते ही क्यों, जिस दिशा में गड्ढा खोदा हुआ है उधर नहीं सोचना है, ठीक है। ये अजीब, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं थोड़ा सा उसको भी लिख लीजिए, आर्टिकल, ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर है। यहाँ तो कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक दिया है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51, और ये कहाँ पर है? 51 AP है। ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर अब डैश कर लेंगे, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो दो लोगों का कंपैरिजन है। इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी, खाली डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व होंगे। क्लियर हो ना? मतलब कहीं कहीं पर जाएगा। अब देखते हैं गिवन टू सिटीजन, गिवन टू सिटीजन, तो नागरिकों को क्या क्या दिया गया, इसको भी डैश कर देना, मतलब इनका कोई उपयोग नहीं ना, हम इसमें बात कर रहे हैं हम लोग केवल, ठीक है। तो नागरिकों को अधिकार कौन देता है? स्पेशली गिवन फॉर द सिटीजन, नागरिकों के लिए खासकर क्या दिया गया है? इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है? फंडामेंटल राइट लोगों के अधिकारों को रखता है, और राज्य को ये क्या करता है? किसी चीज़ को करने से रोकता है, एक प्रकार से अगर बोलोगे तो, ठीक है ना। इट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड गिव्स इंडिविजुअल द राइट टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये लोगों को अधिकार देता है कि ये कुछ करें, ठीक है ना। तो गिवन टू द सिटीजन लोगों को दिया गया है ये डायरेक्टली, उन दोनों में इस पर डिस्कशन नहीं होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये लोगों के लिए नहीं है। फिर स्पेसिफिकली गिवन टू स्टेट, राज्यों को क्या दिया गया है कि राज्य को ये काम करना है, स्टेट को ये काम करना ही करना है। तो स्पेसिफिकली क्या दिया गया उसके लिए? डीपीएसपी दिया गया है, फंडामेंटल। ये कंपैरिजन केवल इन दोनों के बीच है ना, ये दोनों पॉइंट पे, गिवन टू सिटीजन और गिवन टू स्टेट। तो फंडामेंटल राइट आर गाइडेंस और द प्रोटेक्शन गिवन टू द सिटीजन, ठीक है ना। मौलिक अधिकार लोगों को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया, उसको बोलते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी क्या है? स्टेट को, उसका नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब जो राज्य की सरकार तो तंत्र है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको कुछ करने के लिए कहा गया है उसके अंदर, ठीक है ना, कि ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जब समय आएगा तो इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। क्लियर हो रहा है? तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टली गिवन टू द सिटीजन और डीपीएसपी स्पेसिफिकली गिवन टू द स्टेट्स। क्लियर है? ये स्टेट को कुछ करने के लिए बोलता है, फंडामेंटल राइट स्टेट को कुछ करने से रोकता है अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो। समझ आ रहा है? तो ये कुछ बेसिक इनके बीच में क्या थे, चीज़ें थे जिसको आपको पहले ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग पूरे की पूरी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव किस में पड़ता है? पड़ता है क्या किसी चीज़ में? फंडामेंटल राइट में ही पड़ता है, और बाकी चीज़ों में तो हम देखेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो उसको फिर एक एक करके जाएंगे। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन सबका टेबल, ठीक है ना। तो ये चारों को एक साथ पढ़ाऊँगा आगे चलकर, ठीक है। और पहले मैं आपको एक एक करके चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। चल, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो आपको बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आया था उसी का अमेंडेड फॉर्म है, ठीक है। उद्देशिका प्रस्ताव का ये अमेंडेड फॉर्म है, इसको कब लागू किया गया सब कुछ आपको पता है। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना, ठीक है ना। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है? हम भारत के लोग, ठीक है ना, हम भारत के लोग क्या करते हैं? भारत को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? भारत को किस तरह से स्थापित कर रहे हैं? तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात की जाती है। आपको मैं पूरा प्रीएम्बल अभी रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो याद होना चाहिए आपको भी, मेरे को तो याद ही है, आपको भी याद होनी चाहिए, पर यहाँ पर दो चीज़ें प्रीएम्बल सामने रखता है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ाऊंगा। तो अगर हमारी प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना की कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, ठीक है ना, समझना अच्छे से, ठीक है। ये क्या बोलता है? हम भारत के लोग,
क्लियर है? क्लियर है? तो सबसे पहली बात क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक चीज बोल रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ठीक है ना, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं कि भारत को किस तरीके से रखना चाह रहे हैं। तो इससे सिंपल सी एक बात ही दिख रही है कि जो प्रियम्बल है या संविधान, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, लोगों से मिलती है। और संविधान सभा ने जो हस्ताक्षर किया था वो लोगों के रिस्पेक्ट में किया था, खुद से नहीं किया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम, कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कहाँ से मिलती है, डिराइव पावर फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, लोगों से, ठीक है ना। तो संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, लोगों से मिलती है। समझ आ रहा है? इन शब्दों को ध्यान रखो, ये सब चीज़ आपके एग्जाम में काम आएंगे। उसके बाद आगे चलकर वो बताता है भारत को, कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, मतलब भारत जो हमारा कंट्री है वो कैसा होना चाहिए, मतलब जो हम इंडिया है, इंडिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ इंडिया कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेकंड स्पेसिफिकली वो क्या करता है, भारत के स्वरूप की बात करता है, भारत के स्वरूप की, के स्वरूप, इट टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडिया और नेचर ऑफ स्टेट्स। स्टेट कौन से, यहाँ पर अभी किसको स्टेट बोल रहे हैं, भारत को स्टेट बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ स्टेट या बोल सकते हैं नेचर ऑफ इंडिया, कि हमारा इंडिया कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या बोलता है कि इंडिया कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ शब्दों में इंडिया की वो व्याख्या करता है, ठीक है। वो व्याख्या क्या करता है, इंडिया कैसा होना चाहिए, सोवेरेन, संप्रभुत्व, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए सोवेरेन, संप्रभुत्व, इस सीक्वेंस में याद होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, सोशलिस्ट, ये भी पूछ सकते हैं ना, सीक्वेंस में जमाओ, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या होगा, सोवेरेन मतलब संप्रभुत्व। उसके बाद दूसरा क्या है, सोशलिस्ट, समाजवाद। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक, और रिपब्लिक, गणराज्य। तो भारत कैसा है, एक संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्लियर है? और यही क्या है, ये भारत का स्वरूप है। इट इज अ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो पहली चीज क्या बता रहा है हमारा प्रियम्बल, कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी शक्ति कहाँ से लेता है, तो लोगों से मिलती है। दूसरा चीज़ क्या बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को कैसा चाहता है, कैसा चाहता है, कुछ भारत ऐसा हो। यही तो दर्शन है कि भारत की पूरी बात बता रहा है। तीसरी चीज़ बताता है कि हमारा जो कंट्री बना है, ठीक है, तो ये कंट्री ऐसा होगा, पर इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का क्या रखना चाहता है, कि इसका उद्देश्य क्या है, संविधान का क्या उद्देश्य है, हमारे भारत कैसे होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो थर्ड क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव क्या है कि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह दिया हुआ है, सबसे पहले चलो देखते हैं कितने लोग को याद है, टू गिव आवर पीपल जस्टिस, ठीक है। तो पहली बात क्या है, न्याय। और ये जस्टिस कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो देखो इस सीक्वेंस क्या है, देखो पहले सबसे पहले लोगों की ज़िंदगी में क्या चाहिए, सामाजिक न्याय हो, उसके बाद आर्थिक न्याय हो, फिर राजनीतिक न्याय। पहले दिन राजनीतिक न्याय नहीं दे देना है। बच्चा पैदा हुआ घर में, सीधा उसको बोलेंगे तुम्हारी राजनीतिक न्याय है, तो गलत है। पहले इतना करो कि उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने योग्य बनाओ, उसके जीवन को सबसे पहले क्या करना है, सही करना है, फिर वो उस अर्थव्यवस्था की ओर जाएगा। पर उसको जीवन जीना तो सिखा दें, तो उसके लिए क्या चाहिए, समाज, सोशलिज्म जरूरी है। इसलिए सबसे पहले सब क्या लिखा गया है, समाज। इसको भी क्रम में पूछ देगा। जब वो समाज में रहने योग्य हो गया तो भाई अपनी ज़िंदगी जी, तो उसके लिए क्या चाहिए, और फिर आकर अपने देश को भी संभाल। पहले दिन से नहीं देश को संभाल। क्लियर हो रहा है? इसलिए उसको सीक्वेंस में लिखा गया। बहुत विजनरी आदमी थे जिसने लिखा है ना, बहुत सोच सोच के एक शब्दों को पिरोया गया। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस 3 प्रकार की होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो पहले न्याय, न्याय के बाद स्वतंत्रता। अच्छा, लिबर्टी ऑफ
थॉट, सीधा एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीव, फेथ एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीव, फेथ एंड एक्सप्रेशन। इसको थॉट मतलब विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। विचार मतलब आप कुछ भी विचार रख सकते हो, आपको विचार रखने से किसी ने नहीं मना किया है, ठीक है ना। मुझे विचार आता है कि मैं पाकिस्तान में घुस जाऊंगा भारत के आर्मी के साथ, आने दो, इसको रोकने कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। मेरे मन में विचार आया कि इंडिया वर्ल्ड कप में जीतेगा, ट्रॉफी मेरे घर में लाके छोड़ेंगे सब, विचार आने दो, भले कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, विचार आ सकता है, विचार के लिए स्वतंत्रता है, कुछ भी सोच सकते हो आप, सोचने की स्वतंत्रता है। हमारा देश इतना तो है ना कि लोगों को सोचने की तो आज़ादी दे कि सोच को भी रेस्ट्रिक्ट कर दें, किम जोंग योंग बना दें, पूरा बाल ही कटवा दें आपका, ऐसा तो नहीं ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमको सोचने की कम से कम जो थॉट है, थॉट की तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। थॉट के बाद अगला शब्द क्या है, बिलीव, ठीक है। बिलीव मतलब विश्वास और फेथ मतलब आस्था, ठीक है। तो विश्वास और आस्था में क्या फ़र्क है, विश्वास और आस्था में क्या फ़र्क है। विश्वास अपने में होता है और आस्था दूसरे में होता है। लौकिक शक्ति पे आप विश्वास करते हैं, परलौकिक शक्ति पे आप आस्था रखते हैं। जो सदैव सत्य है उस पर आप आस्था रखते हैं, जो कभी कभी सत्य है, कभी छोड़ के भी जा सकती है, उसके ऊपर आप बिलीफ रखते हैं। कल को छोड़ दी, बिलीफ था, तुमने मेरा बिलीफ तोड़ दिया, पर फेथ नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। फेथ तोड़ दी तब भी आप क्या बोलोगे, चले गए यार, प्यार करती थी, लेकिन उससे फेथ था आपको कि वो आपसे प्यार करती थी, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी आस्था थी, सच बोल रही है। फिर मैं आया, मैं बोला नहीं तुम्हारा ये फेथ नहीं है, तुम्हारा बिलीफ था, छोड़ के गई, दूसरा रैंक में देख। तो जो आस्था में लगे हुए हैं रोते हैं बाद में, छोड़ के गई भाई बहुत दुख हो रहा है, पर जो बिलीफ में है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी तो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बिलीफ लौकिक पे किया जाता है और आस्था पर लौकिक पे किया जाता है, एक चीज़ तो जितना से, ठीक है। तो दूसरा क्या है, बिलीफ। फिर थर्ड क्या होता है, फेथ, वो तो समझ आ गया। और उसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन, मतलब आप अपनी चीज़ों को जिस जैसे चाहें वैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप लिखित में कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं, आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी है, ठीक है ना। यहीं से तो आगे चल के देखो फंडामेंटल राइट में सीएफ को दिया जाएगा आपको, यहाँ पर बोल दिया गया, बाद में फंडामेंटल राइट है, आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी दी जाएगी आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 बोलेगा कि आप किसी भी तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, बिलीफ, फेथ और एक्सप्रेशन, ओके। जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, हाँ। लिबर्टी के बाद क्या है अगला, इक्वालिटी की फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी, इक्वालिटी, हाँ अच्छा। फेथ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसा होता है, सॉरी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उपासना, ठीक है ना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसा कर लो, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अच्छा, इसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो इक्वालिटी किस में होना चाहिए, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। स्टेटस में कैसे इक्वालिटी होगा, मतलब किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई जातिवाद कर रहा है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ना जातिवाद होनी चाहिए, ना किसी भी तरीके का वर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है ना। सभी में सामान्य अवस्था होगी, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं है, संविधान के सामने सब एक सामान्य है। आर्टिकल 14 में दे दिया गया ना, इक्वालिटी वहीं पर दिया गया, तो इसको आर्टिकल 14 में दिया गया है कि हम सब क्या है, एक बराबर हैं, कोई ना तो बड़ा है ना तो कोई छोटा है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को समान अधिकार दिया जाए, ठीक है ना, सभी को समान अधिकार दिया जाए। और इस अधिकार को दो रूप में रखा गया, एक तो रखा गया किसमें, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में देख लो, तो नौकरी में भी समान अधिकार की बात कर दी है, रिजर्वेशन का राइट आया, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और पढ़ने के लिए भी दे दिया गया सबको समान अधिकार, अनटचेबिलिटी भी देखोगे समान अधिकार की बात करता है। अब देखो इसकी कितनी ज़रूरत है, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर पीएससी का कोचिंग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर कहाँ पर कर रहे हो, बिलासपुर में कर रहे हो। अब आपको 2 महीने बाद एग्जाम है, एक बच्चा यहाँ पर ऐसा भी होगा जो सुकमा में होगा और सुकमा के सबसे लास्ट गांव में बैठा होगा, समझ लो छिंदगढ़ के एकदम घनिष्ठ जंगल में होगा, लेकिन उसको पीएससी निकालना है, क्लियर है। अब दोनों की तैयारी में कितना अंतर होगा, वो बेचारा सोच रहा होगा कहाँ से तैयारी करूँ, ठीक है ना। आप छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, क्लियर है। वैसे मैं बोलते रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है, मस्ती करने के लिए, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद जज करेंगे। पर एक चीज़ देखो, तो इसमें क्या होगा, उस व्यक्ति को अगर हम वो अधिकार नहीं देंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, वो तो ऐसे ही हार जाएगा, तो उसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। तो अगर यहाँ पर इस बेसिस में मैंने रिजर्वेशन दिया तो क्या गलत किया,
तब रिजर्वेशन सही है। अब वो बोलेंगे नहीं ऐतिहासिक कारणों से रिजर्वेशन दिया, तो फिर दो बात अलग है। ऐतिहासिक कारणों को भूल जाओ और वर्तमान कारणों के हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए, मुझे लगता है। ये रिजर्वेशन का आधार बनाओ, बिल्कुल दो। अब वो ऐतिहासिक रूप से रख दिए कि नहीं पहले ब्राह्मण ने चोटी खींचा था अपना और उससे कटवाया था, तो तब से मैं उसके कारण करूँगा, ये गलत है। अब हो गया ना, कितना उनको परेशान करोगे, वो बहुत साल हो गए, बहुत पुरानी बातें हैं। भाई 75 ईयर्स आपका भी तो डोमिनेंस रहा, लेकिन ये एक आधार होगा तो बिल्कुल सही आधार है ये, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे रिजर्वेशन के अंतर्गत। तो ये चीज़ को पूर्ण करने के लिए स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दिया गया। क्लियर है? तो समझना अच्छे से। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। अगला फेटर्निटी, बंधुत्व, ठीक है ना। तो अगला आइडिया क्या है? बंधुत्व का, फेटर्निटी। अच्छा, बंधुत्व कैसे हो रहा है? हमारे संविधान में बंधुत्व की अवधारणा कहाँ रखी गई? पहली बात तो एकल नागरिकता, कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, हमारा कोई और आइडेंटिटी नहीं है, हम सबका एक ही आइडेंटिटी कि हम सब क्या हैं? भारतीय। ये क्या है? बंधुत्व का एक बड़ा कारण। दूसरा क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल 18 क्या बोलते हैं? टाइटल्स वगैरह नहीं रख सकते, ठीक है ना। पदवी का त्याग करो, क्योंकि पद करने से ही क्या होता है? समाज में इक्वालिटी, वर्गीकरण होता है, और जब ऐसी वर्गीकरण होगा तो हम सभी एक साथ नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर फेटर्निटी, बंधुत्व की अवधारणा रखी गई, ठीक है। उसमें सबसे विशेष क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, और दूसरा क्या है? आर्टिकल 18। क्लियर हो रहा है? ओके। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ठीक है ना। इसके बाद और कौन से वर्ड लिखे हैं? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है ना। तो वो उसमें होता है नहीं, तो इंटीग्रिटी एक शब्द होता है। इंटीग्रिटी शब्द का मतलब क्या होता है? क्या होता है इंटीग्रिटी? सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा क्या होती है? संविधान सत्यनिष्ठा आपसे मांग रहा है या आपको दे रहा है? सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। इसका और वर्ड क्या लिखे हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो यूनिटी तो हो गया हम लोग एक हैं, और इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा। हाँ, इंटीग्रिटी आपके तरफ से होनी चाहिए या संविधान आपको इंटीग्रिटी दे रहे हैं? लोगों की तरफ से होनी चाहिए, ठीक है ना। कि हम अपने देश के प्रति और अपने संविधान के प्रति क्या होंगे? सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे, और संविधान भी लोगों के प्रति उसी चीज़ का पालन करेगा। किसी के खिलाफ गलत तरीके से कोई भी न्याय नहीं होने देगा। तो इस तरीके से क्या है? ये कुछ शब्दों को यहाँ लिखा गया है: सोवेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी और इंटेग्रिटी। ये उद्देश्य हैं, ये क्या है? स्वरूप। अब इसके बारे में आऊँगा, ये सबको बढ़ाऊँगा पाँचों को, ठीक है ना। ये तो अभी किया हमने, इसको तो समझ लिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन इसको समझना है। ओके, उसको भी समझने से पहले थोड़ा सा और आते हैं, ठीक है। और चौथा चीज़ हमारा प्रियम्बल क्या बताता है? तीन चीज़ तो रख दिया, शक्ति कहाँ से मिली? लोगों से मिली। स्वरूप कैसा है देश का? ऐसा है। उद्देश्य क्या है देश का? ये है। और चौथा चीज़ ये बताता है कि संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ। कमेंसमेंट का डेट नहीं लिखा है, इनेक्टमेंट का डेट लिखा है, और एडॉप्शन का 26 नवंबर। तो डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट ऑफ, तो चौथी चीज़ इसमें पता चलता है, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट 26 नवंबर। यही है, ठीक तो ना, 26 नवंबर, ठीक है। ओके, ऐसा देख रहा था मैं, बोला क्या कुछ गलत बता दिया, ठीक है। डेट तो नहीं बदल गया एक ही रात में, ठीक है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। तो ये चार चीज़ों का पता करते हैं कहाँ से हम लोग? प्रियम्बल चलता है, और इसीलिए प्रियम्बल क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये जो आइडिया है, ये आइडिया चाहता कौन था? ये आइडिया को ये बोला गया कि ये सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई, उनका ये विजन था कि भारत एक ऐसा हो। इसलिए बोलते हैं दीज आर द आइडियल्स एंड द विजन्स ऑफ आवर फोर फादर। बस शुरू से लेकर अब तक जितने भी लोग भारत निर्माण में लगे थे, सब भारत को ऐसा देखना चाहते थे, और इसीलिए संविधान ने भारत को ऐसा बनने के लिए प्रियम्बल में रखा है, ठीक है। और इस अवधारणा से फिर हम लोग प्रियम्बल के अंदर जाएंगे, मतलब आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं है? ओके, तो चलो थोड़ा सा इस वर्ड्स को समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो बाकी चीज़ें तो आते रहेंगी, हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में भी आएगा। तो हमको जो मेन 5 वर्ड्स को समझना है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला होता है संप्रभुत्ता, सोवर्निटी। पहला शब्द क्या है? संप्रभुत्ता। चलो एक एक करके देखते हैं ना, क्या होता है संप्रभुत्ता। आप लोग थोड़ा सा बात भी करते हैं, अभी तो समय है मेरे पास बहुत, ठीक है, मैं करा ही दूंगा, टेंशन मत। हाँ बताओ, संप्रभुत्ता से क्या समझते हो? एक ही चीज़ बताना, 10 चीज़ नहीं बताना। हाँ, 3 शब्दों में हो भी। हाँ बोलो। खत्म। फ्रीडम टू टेक डिसीजन। ओके,
और कोई इधर आप बताइए। नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आप बताओ पीछे जस्ट। नहीं, इनको पूछ रहा हूँ ना, आपको नाम याद नहीं ना आप लोगों का। आपका नाम क्या है? वीना। हाँ बताइए। सोवेनिटी से क्या समझते हैं? संप्रभुत्ता से। अभी तो टेस्ट दे दिए पहला, उसमें तो सिलेबस में था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था, अभी आएगा। आज डालूंगा, प्रियम्बल भी पूछूंगा, लिख के तो दिया था कल, प्रियम्बल तो पूछूंगा इस बार। आप बताओगे? परसों तो संडे होगा ना टेस्ट, थर्सडे और संडे टेस्ट है, 2 दिन है। क्या होगा, थक गए 4 ही दिन में? अभी हमको 3 महीने चलना है ठीक है, और उसके पहले कुछ लोग दौड़ लगा के आ रहे हैं 6 महीने का, इसके पहले मेंस में मेरे साथ, वो इससे भी ज़्यादा थकते थे। ये तो थकान हम लोग मानते नहीं, अब तो ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। देखो कितना हंस रहे हैं पीछे बैठ के, तो उनको पता है कि यही है जीवन, वो सीख चुके हैं। बस वही है, आप रहो इधर, इस क्लासरूम के अंदर आपको पूरा परिवर्तन कर दिया जाएगा। व्यक्ति से आपकी व्यक्तित्व की लड़ाई पूरी कर दी जाएगी। अभी आप व्यक्ति हो ठीक है, आपको एक व्यक्तित्व बनना, और व्यक्तित्व वो बनता है जो व्यक्तियों से अलग होता है, तो आपको उससे अलग जीना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हाँ चलो बताओ, उसको बाद में देखते हैं, अभी इसको पूछते हैं। चलो फिर मैं ख़त्म कर, तो ज़्यादा नहीं बात करते। तो चलो, सोवेनिटी का मतलब क्या होता है पहला तो, ठीक है, पहली तो बात होती है कि इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि जो भी देश है, जैसे इंडिया है तो इंडिया के रिस्पेक्ट में इसको सोवेरन बुलाए, ठीक है ना। हमारे देश का स्वरूप है सोवेनिटी, हमारा देश क्या होगा, संप्रभुत्व होगा। मतलब इंडिया पहली बात क्या होगा कि वो अपना कोई भी डिसीजन, ठीक है, इंडिया को जो भी निर्णय लेना होगा या जिस भी तरीके का एक्शन लेना होगा वो स्वयं से लेगा, वो किसी से भी पूछ कर नहीं लेगा। तो फर्स्ट थिंग तो क्या होगा कि वॉट एवर डिसीजन इज टेकन बाय द कंट्री ऑफ इंडिया, वो क्या होगा, सोली उसके द्वारा ही लिया जाएगा, पहली बात। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भारत अपने रिस्पेक्ट में अपने अनुसार ही लेगा और किसी से पूछ कर नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है ना, इंडिया किसी भी तरीके का बाहर का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को क्या नहीं करेगा। जो बाहर के लोग हैं वो आकर आपका कान भरने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, तो वो सब चीज़ों से वो क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और वो अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेगा। तो नॉन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द और बोल सकते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है वो नहीं होगा। क्लियर है? तो बाहर से वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो वो डिसीजन खुद लेगा, जैसा उसको निर्णय लेना वो लेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे नहीं आकर वो अपने हिसाब से ही काम करेगा, और इसीलिए भारत क्या है, एक सोवेरेन नेशन है। तो हम अपने हिसाब से ही चलते हैं, और हमको यहाँ पर कोई भी कंट्री आके नहीं बोल सकता आप ये करो वो करो। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं किसी कंट्री के बोलने पे या कुछ पे, तो वो हमारा डिसीजन है कि हमने कोई ट्रीटी साइन किया है। अब अगर हमने कोई ट्रीटी साइन कर लिया किसी कंट्री के साथ, अब उस कंट्री और हमारा ट्रीटी, तो उस ट्रीटी के अनुसार हम करेंगे वो चीज़, पर हम डायरेक्टली हमको चीज़ों से कोई परेशानी करता। वो ट्रीटी क्यों कर सकते हो उस ट्रीटी में? अब देखो, इसमें तो ये बोलोगे कि सर इंडिया जो है वो यूएन का मेंबर है, तो यूएन के सदस्यता लिया है, तो यूएन जैसा बोलेगा सब भारत को करना होगा। यूएन की सदस्यता किसने लिया है? इंडिया ने लिया ना, नहीं लेता तो हमने चुना है कि हम वो लेना चाहते हैं, और इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर हम अगले दिन चाहेंगे कि हम नहीं लेना चाहते तो हम वापस आ सकते हैं। तो ये नहीं कि यूएन ट्रीटी को हमने साइन कर लिया तो इसका मतलब हमारी सोवेनिटी खत्म हो गई। हमने यूएन की ट्रीटी को भी साइन किया है अपने हिसाब से सोचकर, कॉमनवेल्थ को भी हमने अपनाया था अपने हिसाब से सोचकर कि ठीक है हमको रहना, हम रहना चाहते हैं, पर अगर हम नहीं रहना चाहें तो हमको वो नहीं रोक सकता, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि जैसे यूएन की ट्रीटी है या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, ठीक है, तो ये किसी भी तरीके की हमारी सोवर्निटी पे खतरा नहीं देती, बिकॉज इन ट्रीटी को हमने खुद से अपनाया है। क्लियर हो रहा है? इन सब लाइन को ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन बनाऊंगा फिर नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्लियर हो रहा ना, समझ आ रहा है? तो अगर मैं यही लाइन बोलूँगा कि यूएन में ट्रीटी को साइन करना और यूएन के अकॉर्डिंगली ही इंडिया काम करता है, यह भारत की संप्रभुत्ता पे रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। इट इज़ अ लिमिटेशन ऑन द इंडियन सोवेनिटी दैट इंडिया वर्क इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो वो नहीं है, वाई? बिकॉज उसको चुना ही हमने, पर अगर हम नहीं चुनते यूएन में जुड़ने के लिए तो हम कुछ भी कर रहे होते। तो वो सोवेनिटी पे खतरा नहीं होता। सोवेनिटी मतलब ये होता है कि हम अपना डिसीजन सोली लेंगे और किसी भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस पे नहीं आएंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? तो इसको बोलते हैं संप्रभुत्व, ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं सेकंड, इंटीग्रिटी के बाद दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? समाजवाद। बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत प्यारा सा एक शब्द है समाजवाद,
ठीक है। सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो भी हमारा राज्य होगा, स्टेट होगी या इस कंट्री है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, वेलफेयर मोटिव से काम करेगी। इसके 3-4 मतलब है। स्टेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पहली बात कि हमारा राज्य जो होगा वो वेलफेयर, ठीक है ना, जनहितैषी होगी। राज्य हमारी कैसी होगी, जनहितैषी राज्य होगी, वेलफेयर स्टेट होगी, जनहितैषी राज्य होगी, ठीक है ना। और जनहितैषी राज्य कब होंगे, जब हम क्या करेंगे, न्याय को सभी तक पहुंचाएंगे। When we accept the concept of distributive justice, distributive justice मतलब जो न्याय है वो सभी तक पहुंचे, किसी एक तक ना हो, क्योंकि अगर एक तक भी न्याय नहीं पहुंचा तो वो अन्याय है। खाना है, अब खाना हमको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। राज्य का ये वो बनता है, फर्ज बनता है कि खाने को वो सभी व्यक्ति तक पहुंचाए, किसी भी एक आदमी को भी भूखा ना रहने दे। तो जो न्याय कर रहा है वो खाना देने का न्याय, राइट टू फूड दे रहा है, वो सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। इस तरह के न्याय को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट के अंदर क्या होते हैं, न्याय कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पूर्ण हो और इसके साथ साथ आर्थिक न्याय भी पूर्ण हो। तो एक ऐसा राज्य जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को करता है वो संपूर्ण न्याय को कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इक्वल टू सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। और यही है हमारा, एक्चुअल में देखोगे तो आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी ये बोलना चाह रहा है। आर्टिकल 29 डीपीएसपी में ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा राज्य होगा हमारा जो जनहितैषी होगा, जो लोगों के लिए कार्यरत होगा। इस आइडिया को, जो सोशलिज्म का आइडिया है, इसका जन्म हुआ था कहाँ पर, सबसे पहला जन्म किया था व्यक्ति जिसका नाम था मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। सोशलिज्म को अगर देखेंगे तो चालू कहाँ से हुआ था, कार्ल मार्क्स से हुआ था, समझना है अच्छे से, ठीक है। बाद में इस कार्ल मार्क्स के आइडिया को लेकर आगे बढ़ा लेनिन, ठीक है। लेनिन ने इस सोशलिज्म को थोड़ा सा चेंज किया कार्ल मार्क्स के, और उसको कहाँ पर अप्लाई किया, रशिया में, रूस में। और रूस की क्रांति हुई यहाँ पर, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। और इस रशियन रेवोल्यूशन से इस सोशलिज्म को हमने लिया, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ तक आते हुए क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज्म दिया था उसमें वो ये बोला था, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिसोर्स मस्ट लाई इन द हैंड ऑफ पीपल। इसका अर्थ यह है कि जितने भी राज्य के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, ठीक है ना, जितने भी संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या किसी भी तरीके के संसाधन है, इन सब पे लोगों का अधिकार होना चाहिए और वो लोगों के हाथों में होना चाहिए। और लोग निर्णय करेंगे कि वो जो संसाधन है उसको किस तरीके से आपस में बांटना है। द पीपल विल डिसाइड कि इन विच मैनर दे विल डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर जो भी क्या है रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब उन्होंने सीधा बोला था कि लोग होंगे और लोग ही सब कुछ करेंगे। ही जस्ट रिफ्यूटेड द आइडिया ऑफ स्टेट। तो उसने कहा था कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। एक समाज कैसी होनी चाहिए, जहाँ पर कोई भी स्टेट ना हो, मतलब कोई भी सरकार नहीं होगी, सिर्फ लोग होंगे और सब चीज़ का अधिकार लोगों के हाथ में होगा और लोग ही करेंगे। पर यह प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल सोसाइटी में नहीं होता। तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म में आइडिया दिया था किसका, स्टेटलेस सोसाइटी की, स्टेटलेस सोसाइटी की। एक ऐसा राज्य जहाँ पर, एक ऐसा कंट्री या देश जहाँ पर राज्य ना हो, राज्य ना हो मतलब सरकार ना हो, और सभी का सभी जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जितने भी स्रोत हैं वो सभी लोगों के हाथ में हो और लोग ही उसको क्या करें, इस्तेमाल करें। ये किसने कहा, कार्ल मार्क्स। यही स्टेटलेस सोसाइटी के आइडिया को मानने वाला भारत में कौन है, महात्मा गांधी। पर महात्मा गांधी किस लेवल पे मानते हैं इसको, केवल और केवल गांव के लेवल पे, ग्राम स्वराज्य। वो क्या बोलते हैं, ग्राम को स्वतंत्रता दो और ग्राम के लोगों के हाथ में रहने दो कि वो कैसा अपना आपको विकास करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम स्वराज की अवधारणा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की स्टेटलेस सोसाइटी का जो इसको मानते हैं कौन है, महात्मा गांधी। याद रखना इसको, ठीक है ना, महात्मा गांधी इस बातों को मानते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने तो स्टेटलेस सोसाइटी बनाया था। लेनिन ने क्या किया, इसी आइडिया को लेकर जार निकोलस के अगेंस्ट लड़ाई की। अब लेनिन ने क्या किया कि लोगों को बोला कि आप उठो और चलो क्या करेंगे, हम क्रांति करेंगे। क्रांति हुई, सब कुछ हुई। फिर क्रांति करने के बाद लेनिन ने इस आइडिया को बदला। उसने बोला कि अगर ऐसे हम लोगों ने तो पावर तो ले लिया है, पर उस पावर को हम इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, या तो क्या होगा, हमको समझ नहीं आएगी पावर किसके हाथ में चाहिए। इसलिए एक काम करो, सुनो, बैठो सब, मैं तुम लोग का हेड बन जाता हूँ, ठीक है, पर मैं तुम लोग सबके हित में काम करूँगा। सिंपल सी बात है ना। तो लीडर तो वही था। तो उसने बोला कि स्टेट होगा तो मैं एक राज्य बन जाता हूँ। लेनिन ने बोला कि इसको छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं एक स्टेट बन जाता हूँ, मतलब मैं इधर का प्रेसिडेंट बनता हूँ, पर मैं आपके हित में काम करूँगा और आपके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, सब चीज़ आप लोग से पूछ पूछ के करूँगा। तो डरता भी था शुरू में कि यार बोल तो दिया हूँ,
कहीं कुछ अलग कर दिया तो फिर लोग सोचेंगे, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, आज देखो उनका प्रेसिडेंट पुतिन सोच रहा है क्या लोगों का, तो किस बात का सोशलिज्म है, ठीक है ना। तो इसने क्या लाया, स्टेट सोशलिज्म का आइडिया लाया। यहाँ पर क्या था, स्टेटलेस सोसाइटी थी, यहाँ पर क्या था, स्टेट सोशलिज्म आया कि राज्य जो होगा वो क्या होगा, समाजवाद की अवधारणा से अपने आप को चला रहा होगा। और स्टेट सोशलिज्म को हमने भी अडॉप्ट किया कि भारत जो होगा वो क्या होगा, एक समाजवादी राज्य होगा और हमारा जो राज्य होगा उसका मेन कर्तव्य होगा कि वो लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब गवर्नमेंट का जो वो होता है ग्राउंड है, आप जाके दौड़ो सुबह, कौन ग्राउंड में आपको घुसने से मना कर रहा है, मना करते हैं क्या। पार्क बनाए सरकार का, जाइए, 4-5 लोग और भी मिलते हैं साथ में, ठीक है, 2-4 दौड़ रहे होंगे, 2-4 नहीं दौड़ रहे होंगे, सिंपल सी बात है। और पार्क में सब मिलेंगे आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट मनोरंजन है। पर प्राइवेट पार्क में पैसे देके जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, वहाँ पर पैसे देके एंट्री मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक ऐसा राज्य जहाँ पर सेवा भाव से कार्य किया जाए, ना कि लाभ अर्जित के भाव से। स्टेट विच वर्क विद द सर्विस एज अ मोटिव एंड नॉट प्रॉफिट एज अ मोटिव। क्लियर है। तो यहाँ पर सेवा भाव से काम की जाती है, सर्विस मोटिव, ठीक है। सेवा भाव से जो राज्य काम करेगी वो क्या है, वो समाजवाद है। जो वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करेगी वो क्या है, समाजवादी राज्य। और भारत इस रूप में क्या है, एक समाजवादी राज्य। क्लियर हो रहा है। तो एक होता है आपका, और हम लोग कैसे हैं, स्टेट सोशलिज्म भी हमारा कैसा है, लोकतांत्रिक। तो हम लोग कैसे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है ना, लोकतांत्रिक है। इसके बाद एक और नया रूप आ रहा है आज की डेट में समाजवाद का, जो चाइना के में आ रहा है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। ये कब से होने लगे पता नहीं, चाइना ने डिक्लेयर किया कि वो क्या है, वो एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है, साम्यवाद समाजवादी। और साम्यवाद में क्या होता है कि स्टेट के हाथ में सारा पावर होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारा स्टेट अपने हाथ में रखेगा, ठीक है ना। और लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा, बस स्टेट जो है प्रोडक्शन करेगा, सब कुछ करेगा। बोलता है कि हम वो वाले हैं, मतलब हम सब प्रोड्यूस करके अपने लोगों को दे देंगे। ऐसा नहीं करने वाला चाइना, ठीक है ना। लेकिन उसने अपने आप को डिक्लेयर क्या किया है, स्टेट कम्युनिस्ट। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट चाइना है, स्टेट सोशलिस्ट या डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हम हैं। स्टेट सोशलिस्ट कौन है, रशिया है, वो स्टेट सोशलिस्ट है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं है। हम लोकतांत्रिक हैं, हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। हमारे और रशिया में ये फ़र्क है, वो स्टेट सोशलिस्ट है, ठीक है। चाइना क्या है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है। और वो क्या था, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट बोलते हैं उसको, मार्क्सिस्ट। तो 4 प्रकार के सोशलिस्ट होते हैं। एक होता है मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट, यहाँ पर राज्य नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, स्टेट सोशलिज्म, रशिया में जो है, ठीक है। तीसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो भारत में है। और एक है कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, जो कहाँ पर है, चाइना। क्लियर हो रहा है। अब इधर इसको ध्यान रखना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्री में, लेकिन फिर भी चलो आप जान रहे हो तो जान ही लो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। चल, तो ये तो हो गया आपका सोशलिज्म। सोशलिस्ट के बाद क्या दिखाया, तीसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। सेक्युलर, ठीक है। तो ये धर्म के रूप में ही इसमें मुख्यतः बात करते हैं, रिलीजन के रिस्पेक्ट में दिया गया सेक्युलरिज्म, है ना, कि धर्म होगा कि नहीं होगा। तो राज्य कई प्रकार के होते हैं। एक होती है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट वो होती है जो कि किसी भी धर्म की अवधारणा से चलती है, उसको बोलते हैं धार्मिक राज्य। थियोक्रेटिक स्टेट जो धर्म के मूल्यों से या धर्म के विधान से चलती है, उसको क्या बोलते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट। क्लियर है, ठीक है ना। तो धार्मिक राज्य होते हैं थियोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या चलते हैं, रिलीजन रूल्स चलते हैं, रिलीजन के लॉ, शरीयत चल रहा है। कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। तो मुस्लिम राज्य जो है मुख्य रूप से कैसे चलते हैं, शरीयत से चलते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया का अभी नया नया बना हुआ कौन सा है, अफगानिस्तान, उसका नाम रखा गया ना, ठीक है, मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो थियोक्रेटिक स्टेट वो होते हैं जो कि रिलीजियस लॉ से रन करते हैं, ठीक है ना, धार्मिक राज्य बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इसी से कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा स्टेट क्या थियोक्रेटिक होगा या सेक्युलर होगा। तो ये पहले अवधारणा थी कि रिलीजन लॉ के हिसाब से चलेंगे। फिर कुछ लोग आए और बोले कि नहीं, रिलीजन लॉ से नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग रिलीजन के, तो एक ऐसा राज्य बनना चाहिए जहाँ पर हर तरह के धर्म का क्या हो, कानून चले, ठीक है। तो उस बेसिस पे सेक्युलरिज्म जो है, पंथ निरपेक्ष है, इसकी अवधारणा आई। और यहाँ पर 2 चीज़ें आई, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव सेक्युलर। ठीक है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलर। चलो इसको देखते हैं, ठीक है, ये बनेगा, अभी समझ आ रहा है। तो एक हो गया आपका पॉजिटिव सेक्युलरिस्ट और एक होता है नेगेटिव।
ठीक है। पॉजिटिव कहाँ पर है? भारत में, क्योंकि हम भारत के तो हम अपना ही पॉजिटिव बताएंगे, हमारा हो ना हो हम हमारे संविधान में तो हम लिखेंगे ना हमारा वाला पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही ना हमारे वाले को तो हम नेगेटिव बता नहीं देंगे खुद। तो भारत में क्या हम प्रैक्टिस करते हैं? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव कहाँ पर होता है? फ्रांस बोल सकते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में बोल सकते हैं, वेस्ट में, ठीक है ना, पश्चिम देशों में, या स्पेसिफिकली फ्रांस पे, उसी से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। फ्रांस या पश्चिम देशों में क्या है? नेगेटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या होता है? देखो, एक राज्य है, स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? रिलीजन है। तो पहली बात तो यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पर भी एक स्टेट है और राज्य के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, यही होगा ना, दोनों जगह पे होंगे, राज्य होगा, स्टेट होगा, गवर्नमेंट होगी, और एक साथ साथ क्या होगा? रिलीजन होंगे, मतलब लोग होंगे नॉर्मल। पर यहाँ पर क्या करते हैं? स्टेट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन एंड स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन। राज्य धर्म से अपने आप को बिल्कुल अलग रखता है, ठीक है ना। स्टेट नॉट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टेट जो है वो कंप्लीटली, पहले बात तो सेपरेटेड है, राज्य जो है वो धर्म से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, स्टेट नॉट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन, मतलब वो राज्य में ये माना भी नहीं जाता कि धर्म है वहाँ पे, ठीक है। अभी कैसे नहीं माना जाता बता रहा हूँ। तो स्टेट नॉट गिव, इवन नॉट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन, ठीक है ना, वो धर्म को स्वीकारता ही नहीं है कि धर्म है। मतलब अगर वहाँ पर आप लोग पीएससी का फॉर्म भरते तो आपसे ऐसा नहीं होता कि आपका रिलीजन क्या है, फॉर्म में रहता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो नहीं होगा वहाँ के फॉर्म में, मतलब उनके लिए वो नहीं है, वहाँ सिर्फ वहाँ के नागरिक हैं। फिर भी पोप है तो वो अलग चल रहा है, स्टेट नहीं मान रही कि वो पोप है, पोपू है वो, ठीक है, स्टेट के ऊपर है। तो वो रिकॉग्निशन ही नहीं देते कि वहाँ पर क्या है, कोई रिलीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। स्टेट नहीं मानेगा, आपको करना है आप अपना रहो, पर हम नहीं मानते कि आप एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। तो ये क्या इसलिए बोला गया कि नेगेटिव, कि यहाँ पर इसको दरकिनार कर दिया गया। हमारा भगवाधारी है, देखते हैं, ठीक है ना, हमारा तो ओढ़ के बता रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। तो हमारा क्या है, स्टेट में यहाँ पर क्या है, तो पहली बात तो हमारा जो स्टेट है वो इस सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, वो धर्म से अलग है पर कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है। इस सेपरेटेड तो है पर इस सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। पर हमारा स्टेट जो होता है वो इट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन, वो धर्म को क्या करता है, स्वीकृति देता है। हम धर्म को स्वीकृति देते हैं, ठीक है ना, कि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। क्लियर है एक चीज। दूसरी चीज हमारा सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, स्टेट जो है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, पर राज्य के अंदर अनेक धर्म की उपस्थिति हो सकती है। स्टेट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन बट मैनी रिलीजन कैन लिव विद इन द स्टेट, ठीक है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार रहा है, उसको भी लिख लो, ठीक है ना, कि राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा पर राज्य के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रह सकते हैं। स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन बट पीपल ऑफ मैनी रिलीजन कैन रिसाइड विद इन द स्टेट, ठीक है। इसका एक और अवधारणा भी है, थर्ड अवधारणा इसका एक ये भी दिखता है कि वो ये बोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट जो होगा ना, स्टेट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, या बोल सकते हैं जो हमारा जो क्या होगा, राज्य होगा, वो किसी भी धर्म को लाभ नहीं पहुंचाएगा, अपितु यह सभी धर्म को एक बराबर लाभ पहुंचाएगा। इट विल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली एंड नॉट डिफरेंटली, ये सभी धर्मों को एक सामान्य, इट विल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली एंड नॉट डिफरेंटली, हर राज्य को ये क्या, हर धर्म को यह एक समान ही देखेगा, अलग अलग तरीके से नहीं देखेगा, ठीक है। तो बताओ राज्य आज क्या कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? देखो तुम लोग नहीं बोलते हो यार, होता रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों होता रहा है ना, शाम को पूरा जान चलता है, सुबह प्रेयर भी होती है, दोनों चीज़ हो रहा है देश में, कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप बोलोगे केसरिया ओढ़ के घूम रहे, तो केसरिया तो सूरज का भी रंग है ना, सूरज को पहले बंद कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा जो संविधान जो है उसको आप समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, अभी हम गवर्नमेंट में नहीं घुसूंगा, वो बहुत अलग चीज़ है, क्लियर है, वो बहुत अलग चीज़ है। घोषणा पत्र में भी आया है, अयोध्या दर्शन भी मिलेगा, आया ना, छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या दर्शन भी कराएंगे, ठीक है ना, आई ही क्या है घोषणा पत्र में, तो बात अलग है। तो ये क्या है, यही हमारा क्या है, सेक्युलरिज्म है। समझ आया?
तो इंडिया में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ स्टेट किसी भी रिलीजन को रिकग्निशन नहीं देता, यहाँ रिकग्निशन दिया जाता है। यहाँ राज्य क्या है, रिलीजन से सेपरेटेड नहीं है कंप्लीटली, बट सेपरेटेड है। यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन है, यहाँ पर वो उसको रिकग्निशन देता है, यहाँ रिकग्निशन नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को एक साथ रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको डिटेल कहाँ पर किया गया है, बहुत जगह पे किया गया है। तो ऐसी जो सेक्युलरिज्म की आइडिया है वो प्रियम्बल में भी दी गई है, बहुत जगह दी गई है। प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स में है, तो अंदर पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाओगे। क्लियर है, बट अभी जो उसके मेन मैसेजेस हैं वो समझा रहा हूँ आपको। क्लियर है, बाकी अंदर पढ़ाऊंगा तो सब चीज़ को डिटेल करूँगा। ओके, तो सेक्युलरिज्म आया समझ। ओके, तो इंडिया इज नेक्स्ट क्या बच गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतांत्रिक। ठीक है, चलो देखते हैं लोकतांत्रिक। तो भारत क्या है का एक लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें से लोकतंत्र जो शब्द है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो लोकतंत्र की परिभाषा समझाया था आपको पिछले क्लास में कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन ने दिया, समझा दिया था लास्ट क्लास में, तो वो नहीं समझा रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके आगे आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अब लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। जो डेमोक्रेसी होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इंडिया कैसा है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे कंट्री जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल होता था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है ना, वैसे उतना इधर पूछेगा ज़्यादा कभी क्या हुआ, नहीं चल रहा है, क्या हो गया, सब पंखा है बीच का, स्पीड कब किया ही नहीं हो तो कहाँ से चलेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे को बड़ा गर्मी लग रहा है। ठीक है, और भी लग रहा है, ठंड लग रहा है, बहुत बढ़िया, जिसको लग रहा है बहुत अच्छा। ठीक है, एक तरफ क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तरफ क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर पीछे खोलो, खिड़की उड़की खोलो। ठीक है, खोल दो खिड़की, पीछे का भी खोल दो, मैं तो फिर पूरा मस्त जाएगा ना। वो तो अच्छा है कि एग्जॉस्ट चल रहा था, नहीं चल रहा तो और मजा आता। मैं तो 18 में करने वाला। ठीक है, बच्चों को बुलाता हूँ सुबह 6:30 बजे और उन लोगों को फिर 18 डिग्री में बैठाता हूँ। बहुत एसी लगवा रहे थे ना, इधर बैठते हैं सब, मतलब तो वहीं बैठोगे और कोई जैकेट नहीं पहनेगा। ठीक है, तो एक तरफ क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक तरफ क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा देखो, अब इसमें समझते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पर लोग स्वयं जाकर डायरेक्टली निर्णय नहीं लेते और डिसीजन क्या बोल सकते हैं, वो भी हो सकते हैं कि जो विधि निर्माण है उसमें सीधा कार्य नहीं करते। तो लेजिस्लेशन का जो काम है, विधि निर्माण का काम है जो लेजिस्लेशन का, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, या डिसीजन मेकिंग जो होता है वो कौन करता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। लोगों के जो क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेजिस्लेशन करते हैं। तो लेजिस्लेशन इज डन बाय, लेजिस्लेशन या डिसीजन मेकिंग इज डन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, क्लियर है। तो दुनिया में कोई भी कंट्री कंप्लीट डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स हैं, पर वो डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर भी तो उनका भी तो कोई हेड है स्टेट, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए हेड ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। बट कुछ केसेस में उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिया था, ऐसा तो कुछ केसेस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे भी लोकतंत्र ने दिया है, बताऊँगा कैसे दिया है। ठीक है ना, पंचायत में खासकर है। राइट टू रिकॉल जानते हो, वापस बुलाना, तो वापस कौन बुला रहे हैं, हम ही बुला रहे हैं। तो लोग, एक व्यक्ति जो काम करने भेजा गया उसको सीधा वापस बुला सकते हैं। मतलब वो आदमी सही से आपका क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली वापस बुला सकते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपको उसको वापस बुलाना है तो भी आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे, और वो पास होगा तभी वो हटेगा, नहीं तो वो रहेगा। ऐसे होता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोगों के क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधित्व हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, उनके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है और सारे निर्णय वहाँ से होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का दुनिया में कोई भी डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना, वहाँ सब में क्या होता है, कुछ रूप में डायरेक्ट डेमोक्रेसी दी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग। लोग ही सीधा क्या करते हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया में कार्य करते हैं या संलग्न होते हैं। पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग।
ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, केवल लोगों के प्रतिनिधित्व से ही उस लोकतंत्र का। तो इंडिया कैसा है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पर हमारे लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो जाकर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। पर ऐसे कुछ उपकरण होते हैं, कुछ क्या है उपकरण है, टूल्स बोलते हैं जिसको, टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसे कुछ उपकरण है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। ठीक है। तो डेमोक्रेसी के टोटल 4 इंपॉर्टेंट उपकरण है, जिसमें से पहला उपकरण कहलाता है रेफरेंडम, जनमत। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्लेबिसाइट। ठीक है। इसके बाद होता है इनिशिएटिव। इसको पहले लिख लो इंग्लिश में, इसका हिंदी मेरे को भी देखना पड़ जाएगा। इनिशिएटिव देख लेना आप लोग उसको बुक में, रिकॉल वापस बुलाना। ठीक है। जनमत, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल। क्लियर हो रहा है। तो ये 4 तरह से ये क्या हो सकते हैं, ये 4 अलग अलग उपकरण हैं। रेफरेंडम मतलब एक प्रकार का क्या होता है, जनमत होता है। किसी मुद्दे पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही तो क्या करेगी, उस मुद्दे को लोगों के सामने रख के वोट करा लेगी। जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में क्या रखा गया था कि वहाँ पर एक क्या किया जाए, बिल बनाकर ले जाओ और वहाँ के लोगों से वोटिंग ले लो, अगर वो चाहते हैं तो रहेंगे, नहीं चाहते तो चले जाएंगे। समझ आ रहा है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं डिसीजन ले रही है, वहाँ के लोगों से वो निर्णय लेवाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वैसा होता है रेफरेंडम। रिकॉल में क्या हो रहा है, आप खुद ही उसको वापस बुला रहे हो जिसको आपने चुन के भेजा था। वहाँ पर कौन नहीं कर रहा है, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो वो नहीं कर रहे। ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 उपकरण, नाम बस याद रखो, अभी आपके प्री में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो नाम पूछ लेगा, चारों का नाम याद रखना बस। ठीक है। उसके बारे में डिटेल नहीं कर रहा हूँ। तो इनिशिएटिव में क्या होता है, बिल सरकार बनाती तो है नॉर्मल, वहाँ सरकार वहाँ भी होगी, पर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि कोई विशेष मुद्दा है, कोई स्पेशल कोई इशू है, तो क्या करते हैं, खुद ही बिल बनाकर गवर्नमेंट को दे देते हैं कि हम चाहते हैं ये बिल बने। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बिल के ऊपर बात करती है, फिर वापस लोगों से ही वोट करके उसको बनवा दिया जाता है। समझ आ रहा है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनिशिएटिव। तो ये सब चलता है स्विट्जरलैंड में। और इंडिया में अगर देखोगे तो ये राइट टू रिकॉल जो है वो पंचायत लेवल पे थोड़ा सा इनिशिएट किया गया है, वापस बुलाने का, है ना। वापस बुलाने का जो अधिकार है ये भारत में लागू है, खासकर पंचायत लेवल पे। ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 उपकरण, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल। ठीक है। ये चारों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन से हैं। समझ आ रहा है क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो भारत किस तरह का है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट पंचायत के लेवल में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के छोटे मोटे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। ओके। इसके बाद आता है आपका, और डेमोक्रेसी क्या होता है वो तो पता है ना, अब यहाँ पर डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है, इससे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और इंडिया में इस डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, तो अभी बताया ना आपको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी कौन देता है, फंडामेंटल राइट, और आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी। तो भारत में तीनों प्रकार के लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, संविधान के माध्यम से। क्लियर, पहले ही बता दिया उसको। ठीक है, उसको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक, गणराज्य। अगला आइडिया को बोलते हैं हम लोग रिपब्लिक, गणराज्य। क्या होता है गणराज्य? गणराज्य की 2 से 3 तो समझना है क्या होगा ना, 2 से 3 इसके डेफिनेशन है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, पहला इज 2 हेड ऑफ स्टेट। राज्य के क्या होंगे, 2 प्रमुख होंगे। तो 2 प्रमुख होते हैं। ठीक है। तो 2 हेड ऑफ स्टेट, या 2 हेड ऑफ स्टेट मतलब ना, तो 2 क्या होंगे, प्रमुख होते हैं। ठीक है। प्रमुख कितने होंगे, 2 होते हैं। ठीक है। और इसको देखोगे जैसे कि इंडिया में अगर देखेंगे, और एक तरफ हम लोग ब्रिटेन में भी देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। तो हमारे में 2 हेड हैं। एक हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, जो संवैधानिक प्रमुख भी है, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एज वेल, है ना। और एक तरफ कौन है, जो एक होते हैं कानून के प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और दूसरे क्या होते हैं, ये भी तो बताया था लास्ट क्लास में, एक होते हैं गवर्नमेंट हेड। ठीक है, जो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर भी ऐसे ही 2 हेड है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कौन है, क्राउन है। अब गवर्नमेंट हेड कौन है, ठीक है। हमारा क्या है, ये जो व्यक्ति है, ये जो लोग हैं, ये इसको चुनता कौन है, डायरेक्ट लोग चुनते हैं, और यहाँ पर लोगों के द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव उसको चुनते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इसको चुनते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म में। तो हमारे यहाँ पर क्या चलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। 2 हेड ऑफ स्टेट हैं, पर दोनों का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक तरीके से ही होता है। एक का डायरेक्ट डेमोक्रेसी से होता है, एक का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से होता है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, क्राउन को कैसे चुना जाता था, हेरिडेटरी सक्सेशन, मोनार्कियल,
ठीक है ना। मोनार्कियल है वो, मतलब राजा का बेटा ही उसको बना देते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो मोनार्कियल रिपब्लिक है ये, और ये जो है इस व्यक्ति को डायरेक्टली चुनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनार्कियल रिपब्लिक। ये तो बताया था लास्ट क्लास में मैंने, ब्रिटेन और उसमें क्या अंतर है आप लोग को बताया था, किस क्लास से पढ़ा दिया फिर, कभी पढ़ाया है एक ही दिन में। अच्छा मॉर्निंग वाले बच्चों को बताया, फिर सुन लो। ठीक है, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसका हेड है, कानून का, ये किसके हैं, सरकार के हेड है। यहाँ पर क्राउन जो है वो कानून का हेड है, और प्राइम मिनिस्टर किसकी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो किसके हेड है, सरकार के हेड है। ठीक है, यहाँ पर जो क्राउन चुना जाता है ये क्या है, मोनार्कियल, हेरिडेटरी सक्सेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनार्कियल रिपब्लिक, मोनार्कियल रिपब्लिक। ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक रिपब्लिक। तो एक तो परिभाषा यह है कि हेड ऑफ स्टेट कितने होंगे, 2 होंगे। लोकतंत्र, इसका रिपब्लिक का एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि सभी सरकारी जो भी कार्यालय हैं, ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस will remain open for the people of India and is accessible to all the people 24/7। सभी सरकारी कार्यालय 24/7 मतलब दिन में 24 घंटे सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे, और सभी व्यक्तियों को वहां जाने का अधिकार है। ऐसा है, अभी देखते हैं भाई, यही तो बात करना है। देखो पहली बात तो कि क्या सभी को अधिकार है, हाँ अधिकार है। अब आप सीधा जाके घुस जाओ, फिर कलेक्ट्रेट में नहीं घुसने मिलेगा, पर मना भी नहीं है जाने के लिए, आप परमिशन लेके जाइए। वो एक पद है ना, तो उस पद की भी कोई रिस्पेक्ट होगी। तो ऐसा नहीं कि आप कलेक्टर से मिल नहीं सकते, आप परमिशन दो, वो मिलेगा। आप मांगो ना परमिशन, क्यों नहीं मिलेगा। तो हर ऑफिस के अंदर आप जा सकते हो। अब 24 और 7 क्यों समझाता हूँ, 24/7 बोलेगा ये तो खुला नहीं था सर, 5 बजे बंद हो जाता है। तो 5 बजे जब आप क्या करते हो, ऑफिस के सामने जाते हो, तो वहाँ क्या लिखा रहता है, ऑफिस कल सुबह 10 बजे खुलेगी। ये जानकारी कहाँ से मिली, उस ऑफिस ने दिया। तो ऑफिस तो खुली थी, ये जानकारी देने के लिए कि मैं बंद हूँ। ऑफिस ने ही तो दिया, कहाँ से मिला वो जानकारी, इसलिए वो ऑफिस के सामने लिखते हैं कि दिस ऑफिस विल रिमेन क्लोज टिल मॉर्निंग 8 AM, और कल सुबह 8 बजे खुल जाएगी। तो जानकारी आपको वो ऑफिस ही दे रही है, आपको किसी से नहीं पूछना है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी मिलेगा तभी ये ऑफिस खुला है कि नहीं, आप जाके देख सकते हो, सामने लिखा होगा। और नहीं लिखा तब फिर आपका क्या हो रहा है, फिर जाके आप केस करो। तो लिखा होगा उस ऑफिस के सामने कि भाई मैं सुबह 10 बजे खुलूँगा, अभी तो मैं बंद हूँ। ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि वो ऑफिस 24 घंटे आपको अपने संबंधित जानकारी देने के लिए खुली हुई है, इसलिए वो क्या है, रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक की 2 अवधारणा है, पहला होता है 2 हेड ऑफ स्टेट होते हैं, दूसरा क्या होता है कि सभी सरकारी कार्यालय हर लोगों के लिए खुले होते हैं और सभी लोगों को वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होती है, लोग वहाँ तक जा सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये क्या था, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा जो कि नेचर ऑफ स्टेट है। ठीक है, थोड़ा सा और आ जाता हूँ इधर। तो रिपब्लिक तो हो गया, कहाँ गया, बारह 13 पेज पढ़ लिए क्या अपन, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, यही था ना। हाँ, इधर से आते हैं, इसको और पर बात करते हैं। अच्छा, न्याय कब स्थापित होगा, व्हेन द जस्टिस विल बी, या बोल सकते हैं न्याय का स्थापना कब होगा। 3 प्रकार की न्याय कब होगी, जब किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी कब इस्टेब्लिश होगी, बताओ। इक्वालिटी, स्वतंत्रता, ये जो है ना इक्वालिटी, समता या समानता कब स्थापित होगी, जब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिएगा। ठीक है ना, समानता तब स्थापित होगी जब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्वालिटी व्हेन बी स्टैब्लिश व्हेन देयर इज नो प्रिविलेज। लिख लो इस सब लाइन को, इक्वालिटी कब होता है, जब किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाता। इस लाइन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, मेरे वाले में नहीं, उधर मेन में आपको एग्जाम में। इक्वालिटी कब स्टैब्लिश होता है, जब कभी भी किसी को प्रिविलेज नहीं होता। इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना, जब विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा तो इक्वालिटी इस्टेब्लिश होगी। तो फिर क्यों दे दिया राष्ट्रपति और उसको विशेष अधिकार, तो कुछ एक्सेप्शंस भी है इक्वालिटी के। ठीक है ना, बात करेंगे क्यों दिया गया। ठीक है, देयर इज सर्टेन एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, वो बाद में लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको एक चीज़ को ध्यान रखना, बाकी तो मैंने सारे बता दिया था, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस वगैरह को तो हम नॉर्मल समझते हैं, इसके लिए था। ठीक है, लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता कब होगी, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता कब स्थापित होगी, जब स्टेट, जब कोई बाउंडेशन नहीं होगा, जब विधि की स्थापना होगी, जब लॉ होगा तब क्या होगा, व्हेन देयर इज द लॉ देयर इज एन लिबर्टी। रेस्ट्रेंट की बात नहीं है, जब कानून होगा, लॉ होगा, तभी क्या होगी, लिबर्टी होगी। ठीक है, अब सपोज करो बोलोगे सर कानून तो है पर मेरे को पूरी स्वतंत्रता नहीं है, अब मैंने कानून बना दिया, अब गेट के बाहर नहीं जा सकते, कानून बना दिया मैंने, आपको पता चल गया कानून, तो क्या आपकी लिबर्टी छीन रही है, आप अंदर ही क्यों आए थे,
और आप परमिशन लेके जा सकते हैं, वो भी लिखा होगा उसमें। सिंपल सी बात है ना। तो कानून ऐसे डील करता है। तो जब तक, जैसे कि एकदम सिंपल सा प्राइम एग्जांपल जो मैं बताता हूँ, देखो ये क्या है, एक बहुत बड़ा सा हीरे का टुकड़ा है, बताया था कई बार इस एग्जांपल को बोला है, ठीक है ना, डायमंड, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इस डायमंड को, इतना बड़ा हीरा है, पूरा इतना बड़ा हीरा है ना अब इसमें, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्यक्ति खड़े, और बोलूँगा कि इस हीरे को उठा के ले जाओ, इतना बड़ा है, कौन लेके जाएगा? हाँ, जो लास्ट में बचेगा, सबको मार देगा वो, लालच। पर यहीं पर मैं एक कानून बना दूं कि इसके 11 हिस्से करे जाए और बांट दिया जाए, तो क्या होगा? सब बराबर का हिस्सा ले जाएंगे। उससे क्या होगा? उस लॉ के कारण सभी की स्वतंत्रता होगी और सभी का अधिकार सुनिश्चित होगा। नहीं तो क्या होगा? दूसरे के अधिकार को मारकर अपना अधिकार रखा जाएगा। यही जंगल का कानून है, ठीक है। और हम क्या हैं? मानव कानून से जीते हैं, तो इसलिए लिबर्टी ऐसे एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ लॉ देयर इज लिबर्टी। जब कानून होगा तभी स्वतंत्रता होगी, अगर कानून नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी। व्हेन देयर इज अ लॉ देयर इज लिबर्टी। समझ आ रहा है? एकदम इस लाइन को ध्यान रखना। हाँ, लॉ हो सकता है आपको किसी चीज़ से रोकने, किसी चीज़ को करने के लिए बोल रहे होंगे, पर डेफिनेटली वो आपके बेनिफिट्स के लिए ही होगा। लॉ कभी भी नेगेटिवली टर्म में नहीं होगा, अगर नेगेटिव टर्म में होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो यहाँ आप खत्म करते हैं इसको, प्रियम्बल को, और कल हम लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटी को देखेंगे, ठीक है ना। हो जाएगा दोनों को, ड्यूटी और डीपीएसपी तो तुरंत हो जाएगा, तो राइट से हम लोग आएंगे। हाँ बोलो। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ है, बिल्कुल है, वो जानना है आपको? मैंने छोड़ दिया था प्री है करके। केशवानंद भारती बाद में बोला गया कि है, पहले देखो बेरूबाड़ी यूनियन का केस हुआ, बेरूबाड़ी में यही बात उठी थी कि क्या उसका वो भाग है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से ये बात उठनी चालू हुई थी, उस समय पहले बोला गया कि नहीं है, फिर धीरे धीरे करके कहाँ पहुँचे हम? केशवानंद भारती पे। और केशवानंद भारती बाद में ये बोला गया कि संविधान जो है वो, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए उसके ऊपर संशोधन किया जा सकता है। अगर वो भाग ही नहीं होता संशोधन, उसके ऊपर अप्लाई कैसे होता? तो उसके ऊपर अमेंडमेंट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। पर इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखने की बात है कि वो संविधान का भाग तो है, पर वो किसी भी तरीके का स्टेट के ऊपर, स्टेट या उसकी मशीनरीज के ऊपर, मतलब पुलिस है, सरकार है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। प्रियम्बल नेवर पुट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू द स्टेट और गवर्नमेंट। पहली बात कि वो किसी भी तरीके का इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगेगा, और दूसरी बात कि कोर्ट जो है वो प्रियम्बल में दिए हुए वादों को, जो चीज़ें लिखी हैं, उसका इस्तेमाल कर सकता है अपने निर्णय के लिए। इसका अर्थ दो होता है। क्लियर हुआ? यही लिखा होगा आपकी किताबों में भी, सिंपल सी बात। अभी आया समझ? ठीक है। तो उसके आगे तो पहले ही बता दिया था मैंने कि कोर्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है, पर ये किसी भी तरीके का स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। ऐसा नहीं कि प्रियम्बल में लिखा है इसलिए नहीं करेंगे, फंडामेंटल राइट में लिखा है इसलिए नहीं करना है। समझ आ रहा है? क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, स्टेट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन आए नहीं। मैंने दोनों चीज़ों को पहले समझा दिया था, ठीक है। तो दोनों चीज़ को पहले ही समझा चुका हूँ आपको। पर हाँ, अगर पूछेंगे कि है हिस्सा, तो बिल्कुल हिस्सा है, ठीक है ना, संविधान का हिस्सा। ओके, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं होता तो उसका अमेंडमेंट नहीं होता, सिंपल सी बात है। ओके, चलो फिर मिलते